हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास। पहला जो आज अपना टॉपिक है वो क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर जी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? भाई 12th क्लास में अपना पढ़ा है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है आणविकता। क्या होता है भैया? आणविकता। सर जी, आणविकता क्या होती है? भाई आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या। ध्यान से वीडियोस को देखना, बहुत मजा आएगा भाई, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, पहनने वाली कोटि नहीं है ये। ऑर्डर का मतलब कोटि होती है। तो आणविकता और कोटि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, इससे पहले आपको एक कहानी सुनाएंगे भाई, ध्यान से समझना। जब कभी गांव में छप्पर चढ़ता है, जो लोग गांव से देख रहे हो कमेंट करके बताना, गांव में छप्पर चढ़ता, अब छप्पर नहीं, अब तो लिंटर पड़ने लगा है, तो पूरे गांव को दावत दी जाती थी कि भाई सब लोग आओ, आके भैया लिंटर पड़वाओ, छप्पर चढ़वाओ। और उसके बाद में कि बढ़िया आलू पूड़ी बनते थे, आलू पूड़ी खाओ बैठ के, और फिर सब लोग बधाई देके अपने अपने घर चले जाते थे। वैसे ही जब छप्पर चढ़ा करता था तो बहुत मजा आता था भाई। जिन लोगों ने छप्पर चढ़ते देखा है कमेंट में बताना, सर जी क्या कहानी सुना रहे हो। बिल्कुल, जब छप्पर चढ़ता था, मान लिया 50 लोग गांव से आए छप्पर चढ़वाने, समझना 50 लोग आए, यानी अणुओं की संख्या कितनी है? 50 है। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने कितने लोग आए? 50 लोग पार्टिसिपेट करने आए। लेकिन 50 के 50 लोग छप्पर में मेहनत नहीं करते थे भाई। कुछ लोग तो उल्टा करते थे। पता चला छप्पर ऊपर चढ़वाने की जगह नीचे, यही मौज थी यार, यही मजा आता था कि मतलब 40 लोग खींच रहे हैं ऊपर और 10 लोग नीचे खींच रहे हैं, चिल्ला ऊपर लगा लगा, ये वाली हरकतें करते थे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 50 लोग टोटल पार्टिसिपेट करने आए, तो भाई अणुओं की संख्या कितनी है? 50 है। यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 50 है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसे मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। लेकिन क्या वो 50 लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं? नहीं। 50 में से सिर्फ 40 लोग ही छप्पर चढ़वाने में सहायता कर रहे हैं, 10 लोग तो सिर्फ मौज ले रहे हैं। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। यानी कोटि कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो सरल भाषा में अगर एक लाइन में बताएं तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो नंबर होता है, अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है, और देसी भाषा में कहें जितने लोग भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और जितने लोग रिएक्शन के वेग को निर्धारित करते हैं कि उनके होने से कोई फर्क पड़ता है, ये 40 लोग नहीं होते तो छप्पर नहीं चढ़ता, जो लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोटि कहते हैं। जैसे अगर कोई भी वेग को निर्धारित ना करे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक आदमी निर्धारित करे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो आदमी निर्धारित करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट समझते हो भाई? जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, NH4 रिएक्शन कर रहा है, हीट की उपस्थिति में NH3 और HCl बन रहा है। भैया इसमें ध्यान से समझो, जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं, यानी अभिकारक कहलाते हैं। जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, यानी उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर ओवरऑल हम लोग बातचीत करें तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट का मतलब जो लोग भैया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इन्हीं को आप रिएक्टेंट भी कहते हो, इन्हीं को सबस्ट्रेट भी कहते हो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ओवरऑल बात करें, जितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं, जितने टोटल नंबर हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इसकी मैकेनिज्म की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है? देख लो भैया, कैसे देखोगे? NH4Cl कितना है? एक आदमी है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 हो जाएगी। HI यहां पे कितने हैं भैया? 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी भाई, ठीक है। CH3COO C2H5 प्लस H2O, एक ये है, एक ये है, एक और एक कितने हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे। तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी सरल भाषा में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने लोग मेरे भाई पार्टिसिपेट करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो यहां पे हमने जैसे 2NO है, O2 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्लस अपना फ्री में टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, जहां पे 80,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, उसे ज्वाइन कर लो। सारे जितने भी क्लासेस आएंगे, सारे क्लासेस, सारी PDF बिल्कुल फ्री में सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता रहेगा। एप्लीकेशन पे इस बार एक नया कोर्स बना रहे हैं, वही अभी सब लिख रहे थे बैठे हुए, काफी कंटेंट उसमें भी एक्स्ट्रा आपको देने वाले हैं, तो चाहना तो उसे ज्वाइन कर लेना, वरना ये पूरा भरोसा बैच की प्लेलिस्ट देख डालना, इसके बाहर
पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो जितने भी लोग, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 और 1 3 है, जितने लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे अब ये रिएक्शन होती कैसे है पहले ये भी समझो। एक आदमी था, उसका नाम था हेंडरसन। क्या नाम था भाई? हेंडरसन। एक कोलिजन थ्योरी थी। कुछ चीजें हैं जो ना आपको पढ़ना पड़ेगा। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है भैया? जैसे हटाओ ये सब ड्रामाबाजी, हटा दो यार, कायदे की बात समझे। तो कोई भी रिएक्शन कैसे होती है भैया? एक लड़के वाला है, एक लड़की वाला है, दोनों आपस में टकराए। बोले भैया हमारी लड़की नहीं है बारात करने, बोले हमारा लड़का है यार बारात करने, बोले ठीक है। दोनों की टक्कर हुई और बारात हो गई। यानी होता क्या है कि 2 आदमी तो सीधे सीधे टकरा सकते हैं, 3 भी भैया चलो टकरा लेंगे यार, लेकिन जब 3 से ज्यादा के टक्कर होने की नौबत आती है, ऐसे करके अगर हम बना दें तो देखो 3, ये 4, तो अब ये वाला इससे नहीं मिल पा रहा है। तो जब 3 से ज्यादा के टक्कर होने की नौबत आती है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हमने लिख दिया 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डिफिकल्ट होता है। कोलिजन मतलब टक्कर होनी डिफिकल्ट होती है, अतः 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन रेयर होती है, बहुत मुश्किल से होती है जब 3 से ज्यादा लोग रिएक्शन कर रहे हो भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के ऑर्डर से डिफरेंट या सेम हो सकती है, यानी मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज है। हो सकता है 50 लोग आए, 50 के 50 लोग मेहनत कर रहे हो तो ऑर्डर भी 50 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 50 हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर अलग चीज है, मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज है भाई, ठीक है। तो फिर ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर भी बता देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की वह संख्या, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन करने आए हैं उनकी वो संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है। यानी जो कोई भी रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने लोगों पर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे भैया? चेक करके देखना पड़ेगा कौन दम लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा कितने लोग खाली आलू पूरी खाने आए, कितने लोग दम लगाने आए। तो मॉलिक्यूलरिटी तो देख सकते हो भाई 50 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन चेक करने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। भाई कौन दम लगा रहा है? भाई 40 लोग छोड़ दो, देख रहा मतलब 56 नीचे आ रहा, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा भैया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है। थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं भाई। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 2 भैया, एक दूल्हा एक दुल्हन, 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सुनते रहना, लेकिन इंटरेस्टेड दोनों में कोई नहीं होता है। बेग को निर्धारित कोई नहीं कर रहा होता है, बेग को निर्धारित कोई तीसरा करता, कोई जीजा मौसा फूफा टाइप जो बारात करा रहा होता है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ना ये इंटरेस्टेड है ना ये इंटरेस्टेड है, बारात हो गई। उसके बाद भैया एक बारात होती है वन साइडेड लव, मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत अमीर आदमी है भैया, ठीक है, दूसरे तरफ वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आदमी निर्धारित कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। सेकंड ऑर्डर में लव मैरिज, जाहिर अघोर लव मैरिज, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों आदमी इंटरेस्टेड, भाग भूख के बारात कर ली भैया, ये भी इंटरेस्टेड ये भी इंटरेस्टेड, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और भैया एक होती है लव मैरिज, तो भाई फैमिली भी इंटरेस्टेड है, तीनों इंटरेस्टेड है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी जितने लोग बेग को निर्धारित कर रहे हैं वो कहलाएगा उसका ऑर्डर भाई, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 या फ्रैक्शनल नंबर, मतलब अनुपात में भी हो सकता है भैया। एक आदमी थोड़ा बहुत, हाँ चलो अच्छा ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो भाई, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाले रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर के एडिशन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन जो वेलोसिटी को निर्धारित कर रहा है, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दिख जाएगा भाई कि ये इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसे एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली इसे एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 0 नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भैया पार्टिसिपेट ही ना करे, क्योंकि कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो पार्टिसिपेट तो करेगा, बेग को कोई निर्धारित ना करे, सब बैठे हुए हैं, ये हो सकता है, तो ये 0 हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। ये पूरा हमेशा एक होल नंबर होगी, यानी हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये हमेशा होल नंबर ही होगी। ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है ऑर्डर भैया, 1.5 कोटि की भी हो सकती है, 2.5 कोटि की भी हो सकती है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज करने पर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होती। यानी आप कंसंट्रेशन में फर्क डालो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गिनती है वो तो उतनी ही रहेगी भाई। टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे क्या होगा? आदमी कूदने लगेगा, गर्मी बहुत है लेकिन कम थोड़ी हो जाएगा। यानी सरल भाषा में मॉलिक्यूलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो जाए। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या मतलब?
ए ने रिएक्शन करी बी से, ने बनाया सी, ने बनाया डी। भाई ठीक है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भैया, एक ए है एक बी है, 2 लोग हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन इसका ऑर्डर कितना होगा? भाई हो सकता है इनमें से एक आदमी जो है वो ढीला टाइप आदमी, बोला अरे हटो यार, हमें काम वाम नहीं करवाना, हम कोई मतलब लेना देना नहीं है। एक ही आदमी खींचे पड़ा है भाई, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था ओवरऑल बात करें कि भैया जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी होती है, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं, वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं, रिएक्शन को चलाते हैं, वो उसका ऑर्डर होता है। अगर इनमें से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड नहीं है तो भैया ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनमें से कोई एक आदमी इंटरेस्टेड है, वेग को निर्धारित कर रहा है, तो ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा। दोनों निर्धारित कर रहे हैं तो ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। कल वाली वीडियो में हमने आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल दिए थे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जे मैरिज, वो मैरिज। तो अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं? 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर का मतलब यह है कि जिसमें कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वेग को निर्धारित नहीं करेगा। समझाते हैं। वैसे जैसे हमने लिखा H2 + Cl2, ठीक है, रिएक्शन हुई भाई HNO यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन हुई और बन गया 2HCl। अब है क्या भाई, अगर हमने सूर्य के प्रकाश में ना रखा होता तो ये दोनों भाई आपस में रिएक्शन करते ही नहीं, यानी वेग को ना तो ये निर्धारित कर रहा है ना तो ये निर्धारित कर रहा है। जब दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वेग को निर्धारित नहीं कर रहे हैं तो ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने कितनी आराम से लिख दिया भाई, बे रिएक्शंस, बे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन का रेट यानी रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन का वेग, रेट क्या होता है? रेट का मतलब ही है भैया कंसंट्रेशन में, जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़ा करते थे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे तो पढ़ते थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां पर भैया अब फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, यहां पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहां क्या लिखेंगे? चाल बराबर सांद्रता में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी चीजें बन रही हैं भाई, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा? समय। तो चाहे आप उसे रेट कहो, रेट क्यों कह रहे हैं भाई? रेट का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई पार्ले जी बिस्किट लेने गए तो वो कितने का है? 5 रुपए का है, तो वहां पर रेट हम नाप रहे हैं रुपए में। वैसे यहां पर जो रेट नाप रहे हैं वो समय में नाप रहे हैं कि इतना समय दो तो इतना खर्चा होगा भाई, समझ गए? तो इस तरीके से जहां भी टाइम होता है उसे रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन यानी कितना खर्चा हो रहा है, कितनी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसे रेट कहते हैं। तो वेलोसिटी कहो या रेट कहो, कैसे लिखते हैं? dx/dt। कैसे याद रखोगे? फिजिक्स में चाल बराबर दूरी बटे समय होता था, यहां पे चाल बराबर सांद्रता बटे समय होगा। सांद्रता समझते हो, कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, कितनी खर्च हो रही है, उसे सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कहते हैं भाई, ठीक है। तो वे रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता तो फर्स्ट ऑर्डर होता, 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड करता तो सेकंड ऑर्डर होता। यहां रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अब रिएक्शन का रेट या वेलोसिटी कैसे लिखोगे तो बता चुके हैं भैया कि dx/dt, चाल बराबर दूरी बटे समय से याद रखो, या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम भाई, ठीक, क्योंकि केमिस्ट्री है तो यहां पे खर्चे की बात करेंगे, सांद्रता की बात करेंगे भाई, ठीक। कह रहा भैया जो वेग है, वेलोसिटी जो है यानी रिएक्शन का जो वेग है, dx/dt है यानी जो v है वो निर्भर कर रहा है किस पर? किसी पे नहीं। किस पे निर्भर नहीं कर रहा है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन। सब लोग समझो भैया, जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, अब आप सेकेंड ईयर में आ गए, थोड़ा सा तो समझो यार। जैसे अगर ए के ऊपर ऐसे करके हम लोग ब्रैकेट लगा दें तो इसे पढ़ते हैं ए कंसंट्रेशन, ये सांद्रता का निशान होता है, ये कंसंट्रेशन का निशान होता है भाई, ठीक है। तो कह रहा है जो वेलोसिटी है यानी जो dx/dt है यानी जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो रिएक्टेंट की पावर कितनी लगा दी? 0। डिपेंड करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगाते हैं। जैसे हम कहें मेरा बोलना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लिखने के, हम जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतना ज्यादा लिखोगे, हम कम बोलेंगे आप कम लिखोगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब कोई चीज किसी पर निर्भर करती है तो ऐसे प्रपोर्शन का साइन लगाते हैं भाई, ठीक है। तो हमने इन्होंने क्या कहा कि भैया 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यानी जो वेलोसिटी है, जो रेट है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि 0 का मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिख दिया। वेलोसिटी को कहां से लिखेंगे? dx/dt से लिखेंगे। डिपेंड करने के लिए क्या लगा
लगाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी पे नहीं तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी लिख दी हमने? 0 लिख दी। सभी को पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया भाई? K लगा दिया। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो जब रिएक्टेंट की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसे हटा दिया, क्या बचा? dx/dt बराबर K बच गया भाई। ठीक है, अब देखो x को यहीं लिखा रहने दिया, dt को उधर भेज दिया, तो dx बराबर आ गया K dt। समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पेपर में बहुत आती है भैया। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पेपर में बहुत आती है। कई बार तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लेता है इसका जो व्यंजक है यानी जो एक्सप्रेशन है वो लिखो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, यानी पेपर में ये घूम फिर के आता रहता है। dt को उधर भेज दिया, dx बराबर k dt हो गया। ऑन इंटीग्रेशन इसका हम लोग समाकलन कर देंगे भैया। जो लोग भी मैथ वाले हैं उन्हें पता है, बायोलॉजी वालों को हम बता दे रहे हैं, सरल भाषा में बता दे रहे हैं। समाकलन का मतलब होता है इसे करके एक सांप लगा देते हैं भैया। ठीक है, तुम्हारी भाषा में, मैथ वालों को पता है इंटीग्रेशन का निशान होता है भैया। यहां पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। मैथ वाले जानते हैं, बायोलॉजी वालों को हम बताते, तुम ऐसे याद रखना भैया। जहां जहां पे डी है हुआ पे सांप लगाओ और सांप डी को खा जाएगा। ले सांप डी को खा गया, बचा हुआ x आ गया, ऐसे काम चलाओ। बायोलॉजी वाले लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है भैया, जे के आ गया, सांप डी को खा गया, बचा हुआ टी आ गया। ठीक, टी को नीचे भेज दिया तो के बराबर क्या हो गया भाई साहब? के बराबर x अपॉन टी हो गया भाई। ठीक, तो कोई एक्सप्रेशन पूछे शून्य कोटि के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो के बराबर x अपॉन टी होता है भाई। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर पेपर में आए हुए थे, वही चीजें सॉल्व कराएंगे जो पेपर में आई हुई है। कुछ एग्जाम्पल पेपर में आए हुए थे, जैसे 2NH3 यानी अमोनिया है, Au माने गोल्ड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, यानी सरल भाषा में कहें ये खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अगर गोल्ड नहीं होता तो शायद ये रिएक्शन करता ही नहीं। 1130 यानी 1130 केल्विन पे गर्म किया, N2 बना और H2 बना, यानी अमोनिया को तोड़ के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाई है। ऐसे ही एक और रिएक्शन है HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म करा है, H2 और I2 में ये टूट गया। अब यहां पर समझो ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी वेग एक को निर्धारित नहीं कर रहा है, इसलिए शून्य कोटि की दोनों विक्रियाएं हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दोनों। लेकिन ये जो Au है, ये जो Pt है, ये लोग इंटरेस्टेड हैं। ये क्या करेंगे? Au और Pt क्या करेंगे? अपनी सरफेस पे इन्हें इकट्ठा करेंगे, NH3 को, इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, इनसे कहेंगे यहां बैठो। समझो तुम्हें N2 और I2 बनाना है, तुम्हें N2 और H2 बनाना है, समझ में आ रहा है? ये कहेंगे जी मालिक अब आप क्या फंस गए, बनाना ही पड़ेगा। तो यही यहां पे हमने नीचे लिख दिया है। क्या लिखा भैया जरा देखो, हमने लिखा NH3 है, HI है, गैस मॉलिक्यूल्स मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Au है, प्लेटिनम है, ये सारी मेटल्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी सरफेस पे। यहां बैठो आके, तथा ये मेटल की सरफेस को फुल्ली सैचुरेट कर देते हैं। NH3 और HI के कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो, NH3 बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रिएक्शन का रेट प्रभावित नहीं होता है, अतः ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओवरऑल बात करें तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझो भैया फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। हमने आपसे कहा था जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से समझो, हमने आपको उदाहरण दिया था कि 50 लोग छप्पर चढ़वाने आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छप्पर को कायदे से चढ़वा रहे, बाकी लोग नीचे खींच रहे। लगा अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है? केवल 40 है, बाकी 10 लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक आदमी वेग को निर्धारित करेगा। क्या लिख दिया? वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर। रिएक्टेंट क्या होता है? जो क्रिया करता है वो रिएक्टेंट होता है, जो बनता है वो उत्पाद होता है। यानी जो रिएक्टेंट है, अगर एक रिएक्टेंट निर्भर कर रहा है, वेग को निर्धारित कर रहा है, तो कहलाएगी क्या? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है भाई। ठीक है, जैसे अब हम करके भी दिखाएंगे। इसका एक्सप्रेशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है भैया। समझो जरा, हमने क्या किया, हमने लिखा कि भैया कोई रिएक्टेंट है A। अब सर ये सिर्फ A रिएक्टेंट क्यों लिया आपने, B क्यों नहीं लिया, C क्यों नहीं लिया? तो भैया इसलिए केवल रिएक्टेंट A लिया है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केवल एक ही रिएक्टेंट वेग को निर्धारित करेगा। इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भाई? प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। समझो जरा,
अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जिस समय हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लिया जब हमने क्रिया को करना शुरू किया तो इनिशियल अमाउंट कितना है, स्मॉल ए, समझना भाई। 10 किलो चीनी लेके आए, चाय पत्ती बनाना शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है, 10 लीटर पानी लेके आए, चाय पत्ती बनाना शुरू। तो स्टार्टिंग में अभी कोई चाय नहीं बनी है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल अमाउंट है मान लेना कितना है, ए है। अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, तो प्रोडक्ट कितना है, इस समय 0 है। थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक भैया, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो ए में से मान लिया x खर्च हो गया, तो कितना बचेगा भाई, a माइनस एक्स बच जाएगा। ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा रिएक्शन का वेग एक आदमी निर्धारित कर रहा है। अब ध्यान से समझो, ज्यादा मात्रा होगी तो हम आपसे कहें लो 1 करोड़ रुपए, तुम्हारा वेग अंधाधुंध बढ़ जाएगा, तुम खर्चा करना शुरू कर दोगे। हम कहें जे लो 10 रुपए, अब तुम सोच सोच के खर्च करोगे, ले 1000 रुपए, तुम सोच सोच के खर्च करोगे। उसी तरीके से कि भैया इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट का मोल कितना था, a मोल थे हमारे पास, उसमें से भी x खर्च हो गए, तो बचे कितने, a माइनस एक्स मोल मेरी जेब में बचे हुए हैं, इन्हीं पे हमारा वेग निर्धारित होगा। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, बचपन से पढ़ा है, ये केमिस्ट्री है। तो यहां पे पढ़ेंगे चाल बराबर सांद्रता बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन पढ़ेंगे भाई। तो क्या लिख दिया हमने, dx अपॉन dt, ये क्या है भैया, अभिक्रिया का वेग है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो किस पे निर्भर करेगा, केवल एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर, मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो वेग हो गया dx अपॉन dt, मोल कितने बचे हैं, a माइनस एक्स बचे हैं। जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हटाते हैं, एक कांस्टेंट क्या लगाते हैं भाई, k लगाते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स। मैथ वालों को पता है, बायोलॉजी वाले ज्यादा दिमाग ना लगाएं, समझो क्या है। जब भी कभी इंटीग्रेशन करना होता है, समाकलन करना होता है, अवकलन करना होता है, तो एक जैसे फलन एक साइड होने चाहिए भाई, ठीक है। तो भैया एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, dx के नीचे क्या ले आए, a माइनस एक्स, dt को कहां ले गए उधर, तो k dt हो गया। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, समझना, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन असलियत में होता है log x होता है भाई, ठीक है। तो अब जब इस पूरे को हल करेंगे, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, यहां पे log x आ जाएगा, यहां dt का केवल t हो जाएगा, जो log आएगा उसका बेस e होगा, उसे 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करेंगे। ओवरऑल चक्कर में ना पड़ते हुए इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लोग करके भी दिखाई दे रहा है यार, इंटीग्रेशन का क्या तरीका है बताओ। ये आ गया dx अपॉन a माइनस एक्स, जहां जहां पे d लगा हुआ है वहां पे सांप लगा दो। देखो सांप लगाया, देखो सांप लगाया, जो सांप क्या है, जो इंटीग्रेशन का निशान है भाई, ठीक है। क्या आ गया अपने पास बताओ, अपने पास आ गया 1 अपान a माइनस एक्स। तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1 अपान a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log a माइनस एक्स। लेकिन भैया x यहां पे काहे में चल रहा है, देखो x के गुणे में माइनस चल रहा है, प्लस होता तो सिर्फ log a माइनस एक्स हो जाता, लेकिन यहां x के संग में माइनस चल रहा है, तो माइनस से हम लोगों ने गुणा कर दी, ठीक। यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस log a माइनस एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, dt का जब भैया इंटीग्रेशन होगा तो हम हमेशा देसी भाषा में बताते हैं, सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ t आ जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। नीचे लिख के दिखा दिया, जहां i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो शुरुआत में चलना पड़ेगा जब इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। चलो शुरुआत में चलते हैं कि जब टाइम 0 रहा होगा, उस समय कुछ भी मात्रा खर्च नहीं हुई होगी, उस समय मात्रा a रही होगी, x का नामो निशान नहीं रहा होगा। तो जब टाइम 0 है तो x 0 होगा। तो भैया जब टाइम 0 x 0, तो यहां रख दिया t का मान 0 रखा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, x 0 रखा तो ये 0 हो गया। क्या बचा, i बराबर बचेगा माइनस का log a। ये देखो i बराबर क्या बचा, माइनस का log a। इसे उठा के पुट कर देंगे समीकरण 1 में। ले भैया समीकरण 1 में रख दिया, माइनस का log a माइनस एक्स है, हाँ है, kt है, हाँ है, माइनस का log a है, हाँ है, रख दिया भाई। माइनस का log a उधर है, इधर आएगा तो प्लस का log a हो जाएगा। ले log a माइनस का log a माइनस एक्स बराबर kt आ गया। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें k निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है वेग स्थिरांक का भाई, ठीक है। तो t को कहां भेज देंगे, नीचे। तो k बराबर क्या आ जाए बताओ, kt बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसे समझो। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है log m
माइनस का log n, ये log की प्रॉपर्टी होती है। अगर log m माइनस log n चल रहा हो तो वो log m अपॉन n हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये देखो log m मतलब a हो गया, कहां गया सर जी, ये देखिए log, इधर तो kt चल रहा है, kt चलने दिया, log m मतलब log a हो गया, बटे में log a माइनस x हो गया, यानी kt बराबर आ गया log a अपॉन a माइनस x। जो नॉर्मल log होता है उसका बेस e होता है। अगर बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा करनी पड़ेगी 2.303 से, k यहीं लिखा रहने दिया, e को 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से गुणा करी, t को नीचे ले आए, a अपॉन a माइनस x चल रहा, यानी फाइनल प्रूवमेंट आ गया k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, जो कि 12th में आपने डायरेक्ट लिख दिया होगा भाई, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, दो इसके हमने उदाहरण भी आपको बता दिए हैं, जैसे 12, 22, 11, भैया जो चीनी है, चीनी ने रिएक्शन करी पानी से, अम्लीय माध्यम है, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब पानी को बढ़ाओगे घटाओगे भाई, ठीक है। ऐसे ही CH3COOC2H5 क्या है भैया, एथिल एसीटेट है। क्या है, एथिल एसीटेट, इसी को एस्टर भी कहते हैं। पानी से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, और संग में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। दोनों कैसी हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वह रिएक्शन जिसका वेग केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निर्धारित करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक पावर निर्धारित करती है, क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। वेग को काहे से लिखते हैं, dx अपॉन dt से लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बची हुई मात्रा a माइनस x की पावर के, a माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट k लगा लिया भैया, dt एक तरफ कर लिया, x एक तरफ कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, फाइनल प्रूवमेंट आ गया k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भाई आपको बता चुके हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्युलरिटी, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं किसी भी रिएक्शन में, मान लिया किसी रिएक्शन में 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से समझना भैया, कैसे ऑर्डर 3 हो जाएगा, अगर ये तीनों लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं, अगर इनमें से 2 लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी, एक आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। यानी हमने आपको बताया था कि किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अणुओं की संख्या को उसकी मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर कौन सी पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग, सेकंड ऑर्डर। इंपॉर्टेंट कौन सी है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली भी ठीक है, आप पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। चलो समझाते हैं। पहला क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या होती है, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की वेलोसिटी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। हमने पहले ही बता दिया है, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्युलरिटी है, उनमें से अगर 2 लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो कहलाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भाई, ठीक है। अब वो 2 कौन से होंगे, ये भी सोचने वाली बात है कि भैया वो 2 एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहां पर भाई 2 एग्जाम्पल लेके दिखाए हैं। ध्यान से समझना, पूरा एक्सप्रेशन आपको करके दिखाएंगे। देखो इसमें भाई हमने लिया है एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन कराई है, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बना है भाई, ठीक है। यहां पर देखो ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी है, 2 अलग अलग व्यक्ति रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों ही वेग को निर्धारित करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये कहलाएगी भाई, ठीक है। यहां पर O3 माने क्या होता है, ओजोन। ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर भी क्या है भैया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर दोनों अलग अलग हैं और यहां पर दोनों ओजोन ही हैं। तो ये डेरिवेशन 2 तरीके से होगा भैया। कब, अगर 2 लोग जो वेग को निर्धारित कर रहे हैं वो एक जैसे हैं तो डेरिवेशन अलग तरीके से होगा, अलग अलग है तो अलग तरीके से होगा भाई, ठीक। तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाली When reactants are like का मतलब होता है समान, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक जैसे हैं भैया। एक जैसे का मतलब जैसे O3 वाले दोनों हैं भैया, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया कि मान लिया हमारे पास स्टार्टिंग में A था, कैपिटल A था भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या बन रहा है, मान लिया प्रोडक्ट बन रहा है। जो कैपिटल A जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो मान ले रहे हैं इसका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है वो हमारे पास कितनी है, A है। अरे रिएक्शन को कराने के लिए कुछ मात्रा तो लेके आओगे ना,
तो मान ले रहा है ए की मात्रा कितनी है हमारे पास, ए है, अभी शुरुआत में ले क्या है, रिएक्शन नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 होगा। थोड़ी देर के बाद मान ले रहा है भैया प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, एक्स मात्रा खर्च हो गई, तो जब एक्स मात्रा खर्च हो गई तो कितनी बचेगी भैया, तो ए माइनस एक्स बचेगी। थी कितनी, ए, खर्चा कितनी हो गई, एक्स, तो बचेगी कितनी, ए माइनस एक्स। यानी सरल भाषा में अगर हमारे पास भैया जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो शुरुआत में कुछ चीज लेके आनी पड़ेगी ना भैया। अगर चाय बना रहे हो तो शुरुआत में चाय पत्ती भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इस तरीके की चीजें चाहिए ना। तो इस तरीके से भाई शुरुआत में कितना है, ए, खर्चा कितना हो गया, एक्स, तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स भैया, ठीक। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा समझो भाई जरा। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, हमने आपको बताया था जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा देख रहे हो तभी मजा आएगा भाई, टुकड़ों टुकड़ों में देखोगे मजा नहीं आएगा भैया, ठीक है। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने आपसे कहा था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वैसे ही केमिस्ट्री है, यहाँ पे ये दूरी नहीं होगी, यहाँ पे ये चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता बटा समय होगा भाई, ठीक है। तो चाल बराबर सांद्रता बटा समय आ गया, ये सांद्रता बटा समय ही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर सेकेंड ऑर्डर है तो कितने पे निर्भर करेगा, तो 2 पे निर्भर करेगा। तो हमने लिख दिया भैया कि जो dx/dt है यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो निर्भर करेगा, निर्भर करने के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का निशान लगाते हैं, समानुपाती का निशान लगाते हैं। मात्रा थी कितनी, ए, खर्चा कितनी हो गई, एक्स, तो बची कितनी, ए माइनस एक्स। तो भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, ए माइनस एक्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन सेकेंड ऑर्डर है तो पावर कितनी लगा देंगे, 2, क्योंकि भैया 2 पावर पे डिपेंड करेगा, सीधी बात है। समानुपाती हटा दिया हमने, एक नियतांक क्या लगा दिया भाई, के लगा दिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, dx/dt बराबर आ गया के ए माइनस एक्स का स्क्वायर भाई, ठीक है। एक्स एक्स को हम एक तरफ कर लेंगे भाई, सीधी सी बात, समानुपाती हटाया, एक नियतांक हमने क्या लगा लिया भैया, के लगा लिया। एक्स एक्स को एक तरफ कर लिया, ए माइनस एक्स स्क्वायर नीचे ले आए, dt को ऊपर ले गए, तो dx/a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया के dt भाई, ठीक है। इसका हम लोग समाकलन करेंगे भैया, ठीक। मैथ वाले बच्चों को पता है, बायोलॉजी वाले लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है। जब इसका समाकलन हम करेंगे तो समाकलन भैया जब करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो समाकलन आएगा 1/x², लेकिन यहाँ पे x माइनस में चल रहा है भाई, ठीक है। तो जब इसका समाकलन करेंगे, सभी को पता है समाकलन के लिए ऐसे करके सांप का निशान लगा देते हैं, लगाओ लगाओ, वरना कोई बात नहीं भैया। इंटीग्रेशन का निशान क्या होता है, ऐसे करके सांप का निशान लगाओ, संग में dx यानी x के सापेक्ष समाकलन, संग में dt यानी t के सापेक्ष समाकलन। तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, k क्या है, नियतांक है, तो 1/a माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन रह जाएगा भैया 1/a माइनस एक्स भाई, ठीक है। k नियतांक है, ऐसे ही आ जाएगा, और d का भैया जो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। हम तो ऐसे भी समझा देते हैं, सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ t आ जाएगा। प्लस में जो i कहाँ से उठा ला है भैया, i माने होता है समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कई बच्चों ने भैया 12th क्लास में c से भी लिखा होगा इसे, ठीक है। तो जब भी कभी समाकलन करते हैं 1/x², यहाँ पे माइनस चल रहा है x के संग में, समझना भैया कि x जो है वो माइनस में चल रहा है, तो जब 1/a माइनस x² का समाकलन करेंगे तो वो 1/a माइनस x रह जाएगा, k आ जाएगा, समाकलन 1 का t हो जाएगा तो kt हो गया। और जब कभी समाकलन करते हैं तो साथ में एक नियतांक लगाते हैं जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो आप उसे c से लिख लेना चाहे i से लिख देना, ठीक भाई। ये समाकलन यानी इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये जो समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग निकाला करते हैं। कैसे निकालेंगे आइए दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 होगी। समझो भैया कि जब t = 0 तब x की वैल्यू भी 0। क्या है भाई, समझो, शुरुआत में मात्रा कितनी थी, a, उस समय मात्रा कितनी, उस समय भैया जो प्रोडक्ट बना था कितना बना था, 0 बना था। t समय के बाद मात्रा खर्च हो गई थी x, ये देखो, तो t समय के बाद मात्रा खर्च हुई ना x। पहले जब t का मान 0 था, मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी तो x था ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, अभी तो 0 था ना। तो जब t 0 होगा तो x भी 0 होगा, यानी प्रोडक्ट अभी नहीं बना होगा। इस इक्वेशन में हम रख देंगे t बराबर 0, x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखोगे तो 1/a बचेगा, यहाँ t बराबर 0 रखोगे तो केवल i बचेगा, तो i का मान कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। इस मान को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं भाई, ठीक है। समाकलन करने के बाद जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं और उस समाकलन कांस्टेंट की वैल्यू को रख देते हैं भाई, ठीक है। तो जरा देखो क्या आएगा, 1/a माइनस एक्स है, देखो
देखो a माइनस एक्स आ गया, kt है kt आ गया, और i जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें भैया रेट कांस्टेंट यानी k की वैल्यू निकालनी है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो kt को यहीं रहने दिया, 1/a माइनस एक्स आया, 1/a प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का 1/a हो गया। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, इसकी गुणा इससे करो, इसकी इससे करो और इसकी इससे करो, तो नीचे वालों की आपस में गुणा कर दी, इसकी गुणा इससे कर दी, माइनस लगा दिया, इसकी इससे कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आगे t को नीचे भेज देंगे, तो k बराबर आ गया 1/t x/a माइनस एक्स बाई। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, खुद भी एक बार प्रैक्टिस करना बैठ के, आसान है भैया। जब कभी भी दोनों एक जैसे थे तब हमने क्या किया भैया, हमने कहा कि जो रेट है सेकेंड ऑर्डर है तो वो रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, a माइनस एक्स पे डिपेंड करेगा। पावर कितनी होगी, 2, समानुपाती हटाया, k लगाया, x x वाले एक तरफ कर लिए, बाकी एक तरफ कर लिए, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i लगाया, i की वैल्यू के लिए t का मान 0 रख दिया, x का मान 0 रख दिया, जो मान आया उसे उठा के रख दिया, और ये आ गया भैया जब दोनों की वैल्यू एक जैसी, जैसे ओजोन वाला। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, तो फिर अलग अलग मानना भी पड़ेगा। तो हमने लिखा When reactant are unlike, यानी अगर दोनों अलग अलग हैं तब रिएक्शन कैसी होगी भाई, तो रिएक्शन होगी कुछ ऐसी, a प्लस b से बनेगा प्रोडक्ट, यानी a क्रिया करेगा b से बनाएगा प्रोडक्ट। शुरुआत मान लिया आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है a, इसकी कितनी है b, अभी t का मान 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद मान लिया x खर्चा हो गया तो इसका बचेगा a माइनस एक्स, इसका बचेगा b माइनस एक्स। सेम तरीका है भैया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, फटाफट से बताओ, रेट डिपेंड करेगा मात्रा पे। तो dx/dt, इसकी वैल्यू कितनी बची, a माइनस एक्स, इसकी कितनी बची, b माइनस एक्स। अब की अलग अलग है, पहले एक ही था तो इसका स्क्वायर हो गया था भाई। ठीक है, dx/a माइनस एक्स, b माइनस एक्स को उठा लाए नीचे, इंटीग्रेशन करने के लिए, समाकलन करने के लिए x x वाले एक तरफ होने चाहिए, बाकी एक तरफ होने चाहिए। डायरेक्ट 1/a माइनस एक्स, b माइनस एक्स का कोई समाकलन नहीं होता है। तरीका यह होता है भैया, इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन इसके करने पड़ते हैं। तो स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। आंशिक भिन्नों का क्या मतलब है, भिन्न की फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a माइनस b, 1/b माइनस एक्स माइनस का a माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इस वाली वैल्यू को, समझो भाई ये तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वाला पोर्शन आ जाएगा। कैसे आएगा, आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर इधर क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा, माइनस का क्या आएगा, b माइनस एक्स आएगा, बटे में भैया ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा भैया, क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा, और बटे में b माइनस एक्स और a माइनस एक्स बचेगा, यानी दोबारा से a माइनस बी से a माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ बटे में a माइनस एक्स और b माइनस एक्स बचेगा। यानी कुछ ऐसा लिख दो इसे कि ये भिन्न की फॉर्म में भी आ जाए और बदले भी ना, क्योंकि मौसी घर नहीं अपने हिसाब से बदल लोगे। तो 1/a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दी और इस तरीके से लिख दिया 1/b माइनस एक्स माइनस का 1/a माइनस एक्स। जब आप इसे हल करोगे तो दोबारा से कट पिट के यही आ जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, अब ये 1/x की फॉर्म में आ गया है और 1/x का समाकलन log x होता है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन यानी नियतांक यानी इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया भाई। ठीक, 1/a माइनस b नियतांक का बाहर आ गया, 1/x का हो जाएगा log a माइनस एक्स। ध्यान से समझो, 1/x का होता है log x, समझिए भैया 1/x का होता है log x, तो 1/b माइनस एक्स का क्या हो जाएगा log b माइनस एक्स। लेकिन x के संग में माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ फिर माइनस लगाएंगे। 1/a माइनस एक्स का log a माइनस एक्स होगा, लेकिन x के संग में माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। बराबर में k आएगा, खाली 1 है तो इसका समाकलन t हो जाएगा और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिख सकते हो, सबको पता है log m माइनस का log n बराबर होता है। जब भी कभी चल रहा हो log m माइनस का log n, तो उसे लिख सकते हैं log m अपान n। तो log लिख दिया, m लिख दिया, माइनस वाला n को नीचे लिख दिया हमने, बराबर में kt प्लस i है। दोबारा से हमें i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रख दिया, t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 रख दो।
x की वैल्यू देखो 0 तो ये log a अपॉन b बचेगा, t की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी i बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस b log a अपॉन b। i की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, देखो रख दिया भैया, ये मान पूरा ऐसे ही है, kt ऐसे ही है, i की वैल्यू रख दी। क्या करोगे, इसे उधर उठा लाओ, इधर लाओगे तो 1 अपॉन a माइनस b यहां भी है, 1 अपॉन a माइनस b यहां भी है, कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस b देखो कॉमन आ गया, और ये पूरा log m हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का log n हो जाएगा, तो log m अपॉन n हो जाएगा, यानी log a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस बटे में a अपॉन b आएगा, और जब a अपॉन b ऊपर जाएगा तो वो b अपॉन a हो जाएगा भाई, ठीक है। t को नीचे भेज देंगे तो k बराबर आ जाएगा 1 अपॉन t a माइनस b log b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस का x भैया, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से द्वितीय कोटि के लिए जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स हो तब, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो तब हम लोग डेरिवेशन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इसके लिए जो k का मात्रक होता है, जो यूनिट होती है k के लिए, वो लीटर प्रति मोल सेकंड होती है भैया। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सरल भाषा में कहें, इसे आप रेट ऑफ रिएक्शन कहो या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहो, एक ही बात है, यानी किसी अभिक्रिया का वेग कैसे काम कर रहा है। तो समझो भैया, अगर हम आपको याद कराने के लिए बताएं तो जब हम लोग छोटे क्लास में थे 9th या 10th में, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान से याद करो भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे करके पढ़ा था। अब ये फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाल बराबर सांद्रता बटा समय। यानी सरल भाषा में सांद्रता मतलब समझते हो, कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, मटेरियल कितना ज्यादा है। भाई मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए हो, मेरा वेग अपने आप बढ़ जाएगा, रिएक्शन तेज होने लगेगी, भैया घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी जेब में 10 रुपए, सोचेंगे यार 10 रुपए हैं, या जीरा पी लेंगे, तो फिर भैया यार गन्ने का रस नहीं पी पाएंगे, जूस, गन्ने का जूस सुना है भाई। तो अब जितना रुपए कम होंगे, जितना कंसंट्रेशन कम होगा, सांद्रता कम होगी, वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। यानी कितने समय में कितना सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा परिवर्तन वेग उतना ज्यादा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन रियलिटी है ये सांद्रता बटा समय है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, और इसे हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dt। क्यों लिखेंगे, यानी कितने समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, ज्यादा परिवर्तन हो रहा है वेग ज्यादा है, कम परिवर्तन हो रहा है मतलब हमारे पास क्वांटिटी ही कम है, तो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या लिखा यहां पर, हमने लिखा वह रेट जिसमें समय के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो, सबस्ट्रेट का मतलब समझते हो यार, सबस्ट्रेट का मतलब होता है ए ने क्रिया करी, क्या बनाया, बी बनाया। ए क्या है, रिएक्टेंट है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी सब मेरे भाई गर्मी में मत कट जाती यार, कई बार ये लगता है, मतलब ठीक है बहुत सीरियस होकर पढ़ाने आओ, कई बार तो हंसी आ जाती है, फिर लगता है यार हटाओ यार क्या कर रहे हो, उसके वीडियो बंद करके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर सुकून से फिर एनर्जी लाते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, तो ठीक है यार चलता है ये सब चीजें। तो वह रेट जिसमें समय के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में चेंज होता है। अभी आपको बताया कंसंट्रेशन में चेंज मतलब समय के साथ होने वाला चेंज। याद कैसे रख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय से, लेकिन ये कंसंट्रेशन है, यानी समय के साथ डी फॉर चेंज, कितना कंसंट्रेशन में चेंज होता है, उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। माना रिएक्शन की बहुत कम मात्रा dx है, बहुत कम समय dt में चेंज होती है, तो रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, dx अपॉन dt हो जाएगी। यही अभी हमने आपको बताया कि भैया समय इतना है, कंसंट्रेशन में चेंज इतना है, तो वेलोसिटी हो जाएगी dx अपॉन dt। माना कोई सब्सटेंस है जिसकी मात्रा कितनी है भैया, जो एक सब्सटेंस A है, इसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल a ग्राम है भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद x मात्रा खर्च हो जाती है, पहले a थी, x खर्च हो गई, तो बचेगी कितनी, a माइनस का x बचेगी। तो भैया जितना मेरे जेब में है उसी पे तो हमारा वेग निर्धारित करेगा। तो इसका मतलब जो है कि जो dx अपॉन dt है वो निर्भर करेगा, समानुपाती का मतलब डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है, निर्भर करेगा बची हुई मात्रा के। पहले मात्रा कितनी थी, a खर्चा हो गई, x तो कितनी बची, a माइनस एक्स। जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा a माइनस एक्स पे। समानुपाती को यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटा देते हैं तो भैया एक कांस्टेंट लगाते हैं k a माइनस एक्स, जहां पर k क्या कहलाता है, के भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं या दर नियतांक हिंदी में कह देते हैं। क्या समझ में आया यार, समझ में यह आया कि भैया हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां पे सांद्रता बटा समय होगा, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, यानी समय के साथ
कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, यानी v बराबर हो जाएगा dx अपान में dt भाई। ठीक है, अब हमने लिख के दिखाया कि भैया मान लिया पहले से कोई सब्सटेंस A है जिसकी मात्रा A हमारे पास है, x खर्च हो गई है तो A माइनस एक्स बची है। जितना जेब में पैसा है अपना बेग भी उसी पर डिपेंड करेगा, तो बेग समानुपाती होगा A माइनस एक्स के। समानुपाती को हम लोग हटा देंगे, एक नियतांक हम लोग k लगा देंगे, बचेगा A माइनस एक्स। यहाँ पर k को हम लोग रेट कांस्टेंट कह देंगे। भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसे प्रभावित करने वाले कारक भी कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, इसे बताना है आपको। ठीक है भाई, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट कैसा है, अगर रिएक्टेंट भाई पोलर है मतलब प्लस माइनस में टूटने वाला है, या आयनिक मॉलिक्यूल वाला है मतलब प्लस माइनस में टूटने वाला है, के रिएक्शन तीव्र होती तो तेजी से रिएक्शन होगी यार, तेजी से टूटेंगे, तेजी से जुड़ेंगे, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्शन होती है वो तेज होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, या हाइड्रोजन जैसा कोई जुड़ रहा है, तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा सा धीमे होती हैं। पोलर वाली प्लस माइनस में जो टूटने वाली होती है फटाफट टूटो फटाफट जुड़ो, या सारी रिएक्शंस फटाफट होती हैं भाई। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा जेब में पैसा है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो यही लिखा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन का मतलब क्या है कि मान लिया 2 लोग हैं, ठीक है, ये A है ये B है, या मान लिया सिर्फ A के ही मॉलिक्यूल हैं, तो रिएक्शन कैसे होती है, ये लोग आपस में टकराएंगे, जब टकराएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यही भैया कोलिजन थ्योरी है जो इस साल आपको पढ़ने को मिलेगी भाई। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें सभी को पता है, टेम्परेचर मतलब गर्मी। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, हम कूदे कूदे घूम रहे हैं, हमारी भैया रिएक्शन अपने आप बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, किसी के भी आग ही लगाओगे, किसी को भी गर्म करोगे वो कूदे कूदे घूमेगा। तो जो भी अपने पास सबस्ट्रेट है गर्म करोगे फटाफट से टक्करें होने लगेंगी, और जब टक्कर बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। कैटालिस्ट की बात करें यानी उत्प्रेरक, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक मतलब जीजा मौसा टाइप लोग जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तुम्हें समझाएंगे। 30 साल की उम्र में अगर बारात नहीं करी तो फिर आगे चल के बच्चे भी नहीं होते हैं और आदमी बर्बाद हो जाता है। ऐसे हड़काएंगे, तुम उल्टा सीधा समझाएंगे, तुम्हारी बारात करा देंगे और उसके बाद फिर किसी और की बारात करने के लिए निकलेंगे। कैटालिस्ट भी वैसा ही होता है, खुद रिएक्शन में भाग ना ले, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं यानी उत्प्रेरक कहते हैं भाई। ठीक है, तो कैटालिस्ट की उपस्थिति में भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कोलिजन थ्योरी, देखो 2 तरीके की थ्योरीज होती हैं, एक कोलिजन थ्योरी होती है और दूसरी होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और ये दोनों ही पेपर में लॉन्ग में आ सकती हैं। 25 नंबर की जुगाड़ है, यानी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये अकेली वीडियो आपको पास करा सकती है, 75 में 25 दिला सकती है, और बहुत ही आसान है, ध्यान से समझाते। सुनो भैया, पीछे क्या लिखा उसे भूल जाओ। कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, टकराना भाई। जैसे भाई कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है बताओ भाई, एक आदमी ये लड़के वाले हैं, एक ये लड़की वाली हैं, दोनों लोगों के मम्मी पापा आपस में टकराए या आपस में लड़का लड़की टकराए, ठीक है, दोनों की बारात हो गई। ऐसे ही तो रिएक्शन होती है, ऐसे ही तो क्रिया होती है। उसी तरीके से रिएक्शन में क्या क्या होता है समझो। जो लोग रिएक्शन करते हैं भाई इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं भाई, रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी कभी प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा भाई, ठीक है। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मान लिया ए है, मान लिया बी है, दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यही कोलिजन थ्योरी है भाई, ठीक। कितना आसान है समझना भैया। क्या लिखा है, नंबर 1, किसी केमिकल चेंज के लिए यानी किसी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन आवश्यक है। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना आवश्यक है, परंतु सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। टकराते तो कई लोग हैं यार, अपनी लड़की के लिए लोग 10-10 लड़के देखते हैं, सबसे बारात थोड़ी हो जाती है। नहीं समझ में आया कोलिजन तो इनइफेक्टिव कोलिजन है, समझ में आ गया तो इफेक्टिव कोलिजन है, प्रभावी टक्कर है, बस इसी से बारात करनी है। यही तरीका होता है भाई, ठीक है। कि कहते नहीं है दिल एक को दो पर नेक को दो, ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। एक आदमी जो टकराएगा
जो प्रभावी टक्कर होगी उसी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। तो किसी केमिकल चेंज के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना जरूरी होता है, परंतु सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। कोलिजन के केवल एक पार्ट द्वारा ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इन्हें हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, यानी जिनसे प्रोडक्ट बनेगा, जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान से समझना भैया, ठीक है। यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती। समझो भाई, जैसे मान लिया मेरे पास 5 वीडियो बनाने की एनर्जी है, ध्यान से समझो, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एक लिमिटेड एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहेंगे भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी मेरे पास 5 वीडियो की है, लेकिन इस वीडियो के लिए तो हमें लिमिटेड चाहिए ना, इस वीडियो के प्रोडक्शन के लिए हमें लिमिटेड एनर्जी चाहिए, इतनी तो चाहिए ही तब ये वीडियो बनेगी, इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कम से कम इतनी एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तथा थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के अंतर को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मेरी टोटल एनर्जी कितनी है, 5 वीडियो बनाने की, और इस वीडियो के लिए भैया 1 वीडियो की एनर्जी लग रही है, तो 5 - 1 यानी जो 4 एनर्जी बची उसे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, टकरा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। टकराने के लिए जो टक्करें प्रभावी होंगी, यानी उन्हीं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बाकी सब इनइफेक्टिव होंगे, अनइफेक्टिव होंगे, जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा, टकराते समय एक लिमिटेड एनर्जी चाहिए ही होगी कि कम से कम इतनी ऊर्जा हो, जेब में कम से कम 5 लाख मेरे, 5 लाख तुम्हारे, तभी बारात होगी भाई। ये नहीं एक आदमी के पास 50 करोड़, दूसरा भिखारी है। नॉर्मली भैया प्यार मोहब्बत की बात नहीं करें, टक्करें ऐसे ही होती है, रिश्ता ऐसे ही देखा जाता है। सरकारी नौकरी वाला लड़का है, फटाफट से थार आर देने की व्यवस्था करो, प्राइवेट वाला नहीं है तो इससे बारात नहीं करेंगे। यही होता है ना, रील्स में भी यही वायरल होता है। तो ये समाज की, सोसाइटी की भैया रियलिटी है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि कम से कम एक वीडियो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जितना रिएक्शन को करने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को करने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और जो टोटल एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो लिख दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस का एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स भाई, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन, यही हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कभी टक्करें हो रही हैं तो सही से टकराना जरूरी है। सही से टक्कर नहीं होगी तो टकरा के इधर उधर मामला निकल जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। समझो भैया क्या लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट्स की आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन आवश्यक है, ठीक है। जैसे भैया एक ये बना हुआ है, इसे टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ है और ये ऐसे सीधे सीधे रखा हुआ है भैया, ठीक है। जब टक्कर होगी तो बी वाला यहाँ के टकरा सकता है या यहाँ, यानी सही से ए बी से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो भैया ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये देखो भैया, ये है बिल्कुल इससे एग्जैक्ट भैया, ऐसे करके टक्कर होगी, देखो एक प्रोडक्ट ए भी ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये भी ये बन जाएगा। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। इसका मतलब ये है कि टक्करें सही से होना जरूरी है, वरना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा भाई, ठीक है। चौथा पॉइंट है 1 सेकंड में होने वाले इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या, यानी जो टक्करें हो रही हैं, जो प्रभावी टक्करें हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो 1 सेकंड में जितनी टक्करें होंगी उसे हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। भैया क्या कहेंगे, मेरे साथ में बोलो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसे हम लोग के से लिखते हैं, समझना भैया। फॉर्मूला होता है के बराबर एफ इंटू जेड, ठीक है। के बराबर एफ इंटू जेड होता है और जो एफ की वैल्यू यहां हमने लिख भी दिया। जेड क्या है भाई, जेड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड है, ठीक है। तो जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है, कितनी टक्करें हुई हैं। के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है और एफ क्या है, एफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन, यानी जितने भी टोटल टक्करें हो रही हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग एफ से लिखेंगे भाई, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो एफ की वैल्यू होती है ई की पावर माइनस का ए अपॉन आर टी। ध्यान से समझो भैया, अगर यहां जेड की जगह पे रख देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा के बराबर जेड, और एफ की जगह पे क्या रख देंगे, ई की पावर माइनस का ए अपॉन आर टी, जहां पर ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बता चुके हैं आपको, टोटल एनर्जी, और
थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंतर को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं भाई। ठीक, सारी चीजें लिख दी हैं। ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। फेलियर की बात करें, ये थ्योरी क्यों फेल हो गई भाई, तो जो इन्होंने इक्वेशन दी है के वाली वैल्यू, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जब वैल्यूज को चेक किया गया तो कुछ रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए इस फार्मूले से भाई। ठीक है, तो कुछ चेन रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्जर्व जो वैल्यू होती है उससे बहुत कम आई। भैया तुम्हारा कैसा फार्मूला है यार कि जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी आ नहीं, उससे बहुत कम आ रही यार, थोड़ा बहुत फर्क हो चलता है, बहुत कम आई। या फिर कुछ के लिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा आई। तो जब के की वैल्यू बहुत कम या बहुत ज्यादा आई तब क्या हुआ, तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो मॉडिफिकेशन क्या कर दिया कि के की वैल्यू उसको ठीक करने के लिए एक नया फैक्टर जोड़ा गया जिसे कहा गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यहां पे लिखना हम भूल गए हैं, लिख लीजिएगा। पी क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता होता है। बोले प्रायिकता क्या है, बोले फार्मूला क्या था तुम्हारा, बोले ये था भैया के बराबर जेड माइनस का ई अपन आर टी, अभी ऊपर लिखा था। बोले इसमें फैक्टर बढ़ा लो पी। बोले पी का क्या मतलब है, बोले पी का मान 1 से लेकर 10 की घात -9 तक हो सकता है। तुम कह रहे हो मान बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो पी की वैल्यू है भैया थोड़ा बढ़ा के यहां गुणा कर देंगे मान, यानी सरल भाषा में इस इक्वेशन में कितनी जबरदस्ती, जो तुम मान बताओ हम वो ला देंगे। कहते 70 में क्या जोड़ो कि 17 हो जाए, तो पाई जोड़ दो 17 हो जाएगा। वैसे जबरदस्ती ले आएंगे। जैसे नहीं देखे होंगे कुछ सवाल लोग पूछते हैं हम लोगों से चारों तरफ वाले, ये कैसे होगा, इसका क्या होगा, उसका आंसर भी उसी को पता होता है भाई। ठीक है, तो जबरदस्ती एक फैक्टर पी जोड़ दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि पी की वैल्यू ज्यादातर भैया जो है कितनी होती है, 1 से लेकर 10 की घात -9 तक होती है। कई बार ये 10 की घात 6 भी हो सकती है। तो ठीक है, जिस रिएक्शन के लिए जितनी के की वैल्यू आई, बोले यहाँ पी का मान इतना होना चाहिए, ले हमारी इक्वेशन सही है, अपने पास सामान रख लिया भैया। ठीक है, तो ये इन्होंने कोशिश करी लेकिन उतनी अच्छी ये थ्योरी नहीं प्रपोज कर पाए, इस वजह से ये थ्योरी गलत हो गई बाद में। और इसके बाद जो थ्योरी आई वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है समझो भैया। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव समझते हो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, पहले एक गरीब सा फोटो दिखा दिया, एक ट्रांजिशन आया, एक अमीर सा आदमी आ गया, यार ट्रांजिशन हो गया, बदलाव हो गया। जैसे चाय बनाते हैं यार, चाय बनाने से ज्यादा कठिन नहीं है ये, हमेशा हम यही एग्जाम्पल देते हैं, चाय बनाने से ज्यादा कठिन नहीं है। आपने पानी लिया, पानी में चाय पत्ती डाली, हरी मिर्चा डाली, काली मिर्चा डाली, लाल मिर्चा डाली, जो भी चाय में डालते हो भैया, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद चाय बनकर तैयार हो गई। लेकिन बीच की जो स्टेट होती है, जो वो काला काला पानी बनता है भैया, उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी जितना इंतजाम डाला है वो सब एक्टिव हो चुका है, थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाएगी भाई। ठीक है, यही तो ट्रांजिशन है यार, कि पानी से जो चाय बन रही है, जो बीच की स्टेट है, उसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और भैया इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी काम करेगी। अब आ जाओ रिएक्शन पे, केमिस्ट्री पे। जैसे ए ने क्रिया करी, बी से ने बनाया सी और बनाया डी। ध्यान से समझना, तो जो भैया क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो लोग रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भैया, प्रोडक्ट, यानी उत्पाद कहते हैं भाई। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, यानी कुछ हमारे पास होगा, जैसे पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब रिएक्टेंट है। जो चाय बन रही है वो क्या है भाई, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरे भाई बनेगा। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो जो बीच की स्टेट होगी उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कह देंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे, ध्यान से समझिए। देखिए भैया, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, और 25 नंबर लॉन्ग में आ सकती है ये भाई। ठीक है, सही से लिखोगे, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट का लिख दो, छोटा सा डायग्राम बना दो, 25 नंबर फ्री के हैं भैया ये। ठीक है, जब रिएक्टेंट्स यानी जो रिएक्शन करने वाले लोग हैं एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तब उनकी बॉन्ड लेंथ में एक सीरीज ऑफ चेंज हो जाता है। यानी सरल भाषा में बताएं कि भैया रिएक्टेंट का मतलब क्या है, क्रिया करने वाले लोग। समझाते हैं, जैसे मान लिया एक लड़का है, एक लड़की है, इन दोनों की बारातें होनी भैया। तो जब पहले तो बहुत हीरो बन के घूम रहे थे, जब पास पास आएंगे बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, मुंह बनने लगेगा, थोड़ा सा नर्वस भी फील होगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा, थोड़ा सा हाथ भी पसीजेंगे। यानी ओवरऑल बात करें, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो क्या होता है, एक बॉन्ड में लेंथ चेंज होता है, सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, रिएक्टेंट्स एक एनर्जी रिच इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, अभी बताया आपको। जो बीच की स्टेट है भैया, जब हम छोटे क्लास में थे तो जूनियर स्टेट में थे भैया, ठीक है, जूनियर लेवल पे थे। अभी हम लोग हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीच में था उसे क्या कहते थे, 12th कहते थे, इंटरमीडिएट कहते थे। तो जब रिएक्टेंट बीच में आएंगे, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने के बाद वो एक बीच की स्टेट में पहुंचेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट में, जो स्टेट क्रॉस करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे भाई। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ये एक एनर्जी रिच इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ट्रांजिशन
स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, समझो भाई, जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस समय जो बीच की स्टेट है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सीधी सी बात है भैया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बीच की स्टेट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग कहेंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं, जो बीच की स्टेट है सीधी सी बात है अनस्टेबल ही होगी, वहीं थोड़ी पड़े रहेंगे यार, खाली 12th तक ही थोड़ी पड़े रहेंगे, आगे भी तो बढ़ेंगे ना। तो जो 12th तक वाली स्टेट है, सरल भाषा में जो इंटरमीडिएट जो बीच की स्टेट है, जो काला पानी है वो अनस्टेबल है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर वो काला काला पानी रहेगा, फिर हम लोग उसमें दूध वगैरह डाल देंगे और आखिरी में क्या बन जाएगा, तथा डीकंपोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आखिरी में ये चाय में परिवर्तित हो जाएंगे। तो चाय बनाने जितना आसान है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भाई, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। यानी नॉर्मल स्टेट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, लेकिन उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा के जो बीच वाली स्टेट जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, मोटा मोटा बात करें, जो काला पानी बना रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है, जो गैस लग रही है भाई, जो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है भाई, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, यहां पर हमने बना के दिखा दिया आपको भैया। इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर हमने जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने इधर की तरफ एनर्जी ली है और इधर की तरफ हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं भाई, ठीक है। अब होगा क्या भाई, ये एक सर्टेन एनर्जी है, समझो इस ग्राफ को समझो, ये एक सर्टेन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, यानी जो लोग रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं वो एनर्जी ये है भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, रिएक्शन होते 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 एक सर्टेन एनर्जी हमें चाहिए होगी जहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, या जो बीच की स्टेट होगी जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे वो वाली स्टेट आ जाएगी भाई, ठीक है। इस समय जितनी एनर्जी होगी इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे भाई, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये लोग नॉर्मल स्टेट में आने लगेंगे और फाइनली यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये लोग कर लेंगे। तो आप ये ग्राफ बना दोगे सारी चीजें तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, लगेगा कि आपने अच्छे से लिखा हुआ भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में बात करें तो हमने यहां पे समझाया है कि जैसे भैया मान लिया मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ए रिएक्टेंट है भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो भैया रिएक्शन हुई तो इंटरमीडिएट यानी जो बीच वाला कॉम्प्लेक्स बना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, मान लिया वो ए स्टार बना है और ये भैया थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो गया काहे में, प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट निकालना, रेट कांस्टेंट समझते हो कि कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो मान ले रहे हैं कि जब ए जो है वो ए स्टार में कन्वर्ट हुआ, यानी रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई और जो ट्रांजिशन स्टेट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ, उस समय जो रेट कांस्टेंट है वो के स्टार, ठीक है। मान लिया इससे जब प्रोडक्ट बना तो रेट कांस्टेंट के है, तो पहले तो भैया यहां से जो नॉर्मल से रिएक्शन हुई है एक्टिवेटेड तक, इसके लिए जब रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो बेसिक तरीका होगा भैया बाद वाले को ऊपर लिख देंगे, तो लिख दिया ए स्टार कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मात्रा कितनी ज्यादा है, गाढ़ा कितना है, ये निशान होता है कंसंट्रेशन का, हिंदी में सांद्रता कहते हैं भैया, ठीक है। कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं, जो स्टार्टिंग में है उसे कहां लिख देंगे, बटे में, यानी के स्टार बराबर आ जाएगा ए स्टार कंसंट्रेशन अपॉन में ए कंसंट्रेशन भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का जो रेट कांस्टेंट है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही हमने यहां पे लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना है उसके लिए क्या हो जाएगा, के स्टार बराबर बाद वाला, यानी ए स्टार कंसंट्रेशन ऊपर बटे में पहले वाला, यानी ए कंसंट्रेशन पहले आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर हमें मान लिया टोटल निकालना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें इसके लिए जो रेट कांस्टेंट जो के मान रखा हमने, इस के की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो के की वैल्यू आएगी RT अपॉन NH इनटू में के स्टार भाई, ठीक है। R यहां पे गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, N अवोगाद्रो नंबर होता है और H प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ये पूरा जब कैलकुलेशंस की गई तो ये निकल के आया, और इनटू में के स्टार क्या है, के स्टार वो रेट कांस्टेंट है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए काम में आया था भाई, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। आखिरी हम एक एग्जांपल लिख देंगे कि जैसे हमारे पास CH3Br है भाई, CH3Br का नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड नाम है भैया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी, न्यूक्लियोफाइल, जिसे न्यूक्लियस चाहिए होता, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बता चुके हैं, OH निगेटिव से। होगा क्या, यहां से OH जुड़ना शुरू करेगा, ठीक है, यहां से Br निकलना शुरू करेगा, तो जो बीच की स्टेट होगी जिस समय ये जुड़ रहा होगा, जिस समय Br निकल रहा होगा, उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह देंगे। ये देखिए यहां पर OH आके जुड़ रहा है,
Br अलग हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फाइनली OH आके जुड़ जाएगा, ये देखिए OH आके जुड़ जाएगा और Br अलग हो जाएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन ध्यान से समझो भाई, वीडियो कितनी बड़ी होगी वो इंपॉर्टेंट नहीं, अगर एक लाइन में आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो फिर बना के आप बहुत आराम से लिख सकते हो। ध्यान से मेरी बात को समझो भाई, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, भैया स्यूडो का मतलब होता है आभासी। सर जी आभासी क्या होता है? आभासी का मतलब होता है झूठा, छदम। जैसे अपने चारों तरफ की दुनिया कैसी है, स्यूडो है। आदमी आएगा, भाई तुम टेंशन ना लेना, देखना ये वाले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जलवा काट देंगे, मिलके काम करेंगे। और थोड़े दिनों के बाद उस व्यक्ति को फोन भी करोगे, फोन नहीं उठाएगा। आपकी सगी मौसी बहुत जलवा कटवाएंगी, बाद में नंबर कमाएंगे, देख हमने तो पहले कहा था नहीं पढ़ता ये। इसका मतलब ये है कि भैया पूरी दुनिया जो है वो क्या है, स्यूडो है, छदम है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और छदम दुनिया को लड़के आगे निकलना है। भैया ध्यान से समझना मेरी बात को, होता क्या है, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जब कभी कोई रिएक्शन होती है, भैया ए ने रिएक्शन करी बी से, ने बनाया सी और क्या बनाया डी। ध्यान से समझना भैया, हमने आपको बताया था जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहते हैं भैया, मॉलिक्यूलरिटी। बताओ एक कितना है ए, एक कितना है बी, और एक कितने हो गए, 2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुआ करती थी, 2। हमने आपको बताया था किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी जो रिएक्शन को कर रहे हैं उनकी संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते थे, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते थे, वेलोसिटी को निर्धारित करते थे, उसे हम लोग कहते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से समझो भैया, कायदा तो यह कहता है कि अगर 2 लोग इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों की जिम्मेदारी है कि भैया दोनों लोग इसे अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और रिएक्शन को करवाएं। तो इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पति है एक पत्नी है, ठीक, 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन भैया जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए ना। कई बार आपने देखा होगा पति बदला दारू पी के पड़ा हुआ है, पत्नी बेचारी जान दिए दरी, मेरे पास लोग आते हैं, पापा हमारे दारू पीते बच्चे जाते हैं, मम्मी ही बेचारी काम करती है, मम्मी ही घर का काम करती है, मम्मी ही सब चलाती है। बेग को केवल एक आदमी निर्धारित कर रहा, दूसरा दारू पी के पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, औरतें बहुत रागिया होती हैं, औरतें खाली घूम रही, बेचारा जो पति है वो कर करके मरा जा रहा है। रियलिटी यह है 2 मॉलिक्यूलरिटी है तो ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार एक ही आदमी वेग को निर्धारित करता है, तब भैया जो होना चाहिए ऑर्डर, यानी ऑर्डर होना चाहिए 2, लेकिन हो कितना गया पता चला एक आदमी रोल ही नहीं निभा रहा है, तो इसे कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझना भैया, आभासी का मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो हमने क्या लिखा, जब किसी केमिकल रिएक्शन के बीच कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो तो रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जो पीछे लिखा उसे भूल जाओ, हकीकत यह है 2 में से कोई एक चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब 2 में से कोई एक चीज बहुत ज्यादा, तो भैया वही वाला जो ज्यादा है वही वेग को निर्धारित करेगा। अब ध्यान से समझना भैया, जैसे हम आपसे कहें ये 1 ड्रम पानी है, 1 ड्रम पानी है, उसमें चीनी पड़ी हुई है थोड़ी सी। अब थोड़ी अगर चीनी पड़ी है उसे थोड़ा बढ़ाओगे घटाओगे क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे अगर चीनी बहुत ज्यादा है, पानी, अब ध्यान से समझो, मान लिया ये ड्रम है, ठीक, इस ड्रम में से हमने क्या करा, 1 गिलास पानी निकाल के अलग कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? रिएक्शन वैसे ही चलती रहेगी। जरा सी चीनी पड़ी हुई, इतना पानी है, कहते हैं समुद्र में से 1 बूंद निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इस तरीके से जब एक चीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत एक्सेस में होती है, जब किसी केमिकल रिएक्शन के बीच कोई एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज मात्रा में होता है, तो जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसे ही हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमने आपको दिए हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर समझते हो भाई, जिसके लास्ट में COOR लिखा हुआ दिख जाए वो एस्टर होता है। दिखाते हैं भैया, जैसे यहां पे देखो, अगर दिखेगा ध्यान से देखोगे COOR, R का मतलब क्या है भैया, R का मतलब मेथिल ग्रुप हो सकता है, R का मतलब एथिल ग्रुप हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, CH3COOH आपने 50 बार देखा होगा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिल एसीटेट भाई, ठीक है। H2O से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? अम्लीय माध्यम है, एसिडिक एसिटिक अम्ल बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी सेकंड। अभिक्रिया की जो कोटि है वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि भैया एक ये है, एक ये है, एक और एक कितने हो जाएंगे? 2।
तो कोटि भी होना चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बट H2O इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। जो H2O की वैल्यू है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, और जब ये बहुत अधिक मात्रा में होती है, सो एनी स्लाइट चेंज इन अमाउंट ऑफ H2O डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने क्या कहा? रेट ऑफ रिएक्शन को जो निर्धारित करेगा, वेग को जो निर्धारित करेगा, वही कहलाएगा भैया कोटि, यानी ऑर्डर कहलाएगा। यहां पर H2O इतना ज्यादा है, H2O इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत अगर इसमें बदलाव भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया पतला एक पूरा समुंदर भर के पानी है, 2 बाल्टी निकाल लो, रहेगा तो समंदर ही। तो यानी अगर एक्सेस में हद से ज्यादा H2O है तो अगर उसमें से थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज करेंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। अतः वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन के बीच लगभग कांस्टेंट रहता है, मतलब वाटर से कोई लेना देना नहीं है। लिख के दिखाया भैया, लो लिख के दिखाया। रेट किस पे डिपेंड करेगा? देखो भाई, रेट डिपेंड करना चाहिए 2 चीजों पे। रेट डिपेंड करना चाहिए 2 चीजों पे। नंबर 1, के तो भैया कांस्टेंट है, अभी ध्यान से समझो, यहां लिख के दिखाते हैं रेट है। डिपेंड का मतलब ऐसे लगाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड करना चाहिए? 2 चीजें हैं। एक तो पानी पे डिपेंड करना चाहिए भैया, दूसरा किस पे डिपेंड करना चाहिए? दूसरा भाई है CH3COO-C2H5। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो इन दोनों पे रेट डिपेंड करना चाहिए, लेकिन रियलिटी है इन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि H2O बहुत लार्ज एक्सेस में। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाएंगे के, यहां लिख देंगे H2O और ये लिख देंगे CH3COOH। लेकिन H2O पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसे भी कांस्टेंट बना के हटा देंगे, तो K को हम कर देंगे K', एक और नियतांक मान लेंगे, यानी रेट सिर्फ डिपेंड करेगा CH3COO-C2H5 पर, लिख देंगे। सो दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी अब देखो बिल्कुल आसान भाषा में, भाड़ में गई PDF, भाड़ में गई दुनियादारी। ध्यान से हमने क्या समझा? ऐसी रिएक्शन जिसमें जितना ऑर्डर होना चाहिए अगर उतना ऑर्डर नहीं है तो वो कहलाएगी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट में से अगर एक बहुत लार्ज मात्रा में है तो थोड़ा बहुत उसमें से घटाओगे बढ़ाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ रिएक्शन पर। इसे ही हम लोग कह देते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि बदला हुआ ऑर्डर हमें प्राप्त होता है। जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दी CH3COO-C2H5 यानी एस्टर की रिएक्शन कराई H2O से, बना क्या? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। H2O की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए रेट डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे? CH3COO-C2H5 यानी एस्टर पे, और इस वजह से इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए लेकिन ऑर्डर रह गया 1, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और भी है जो आप दिखा सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुइक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुइक्रोज क्या होता है? सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है। ये चीनी है, ये पानी है, ठीक। चीनी पानी से क्रिया करेगा, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, सिर्फ सुइक्रोज से फर्क पड़ेगा, और इसी वजह से ये कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होता है समझो भैया। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है, हाफ माने आधी, लाइफ माने आयु, यानी जब कभी लोग, आपने बुड्ढों को कहते हुए सुना होगा आधी कट गई, आधी रह गई, और एज कितनी हो गई होती? 70 साल एज हो गई होती है। तो भैया कितना जिएगा भाई? 140 साल जीने की प्लानिंग है? नहीं, जैसे हमारे टाइप लोग हैं, हमारी एज 30 के करीब है, तो अगर हम कहें कि हमारी आधी कट गई और आधी रह गई तो शायद हम ठीक हो। वैसे तो कुछ भरोसा नहीं, लेकिन रियलिटी है कम से कम 60-70 साल एज आदमी की नॉर्मल होती है भाई। ठीक है, इसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं, जब कंपाउंड डिके, देखो एक बेसिक एग्जांपल से आपको बताएंगे। जैसे हम लोग बचपन में मेले से घड़ी ले आते थे, वो रेडियम वाली घड़ी होती थी, ठीक है, वो चमका करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे चमकना कम होता चला जाता था क्योंकि उसमें रेडियम होता था। ठीक, रेडियम क्या है? धीरे 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 करके खत्म होता चला जाता है, उसकी एक लिमिटेड आयु होती है। उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड आयु होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो आधी मात्रा को खत्म होने में जितना समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ भाई। ठीक है, तो हमने बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया कि किसी सब्सटेंस, कंपाउंड तो यौगिक हो गया, सब्सटेंस ज्यादा अच्छा शब्द है, कि किसी सब्सटेंस की आधी मात्रा डिके होने में, यानी मान लिया टोटल मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है, ठीक है, तो 5 ग्राम खर्च होने में किसी सब्सटेंस की आधी मात्रा डिके होने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। इस समय में कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, यानी जो भी सांद्रता है, जो भी वैल्यू है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, वो आधा हो जाएगा। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी माने क्या हो गया? टाइम, और ऐसे करके हाफ लगा देंगे तो इसे कहेंगे टी हाफ, यानी अर्ध आयु इसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, प्रत्येक ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं
कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं अभिक्रिया के, उसे ऑर्डर कहते हैं भाई, ठीक है। पूरी वीडियो देखो, लाइन से क्लासेस देखो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई। जैसे कोई भी वेग को निर्धारित नहीं करेगा तो जीरो ऑर्डर, एक अणु निर्धारित करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, दो निर्धारित करेंगे तो सेकंड ऑर्डर भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें तो प्रत्येक ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने आपको बताया जीरो ऑर्डर के लिए भैया क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए मान होता है टी हाफ बराबर a/2 के, टी हाफ बराबर a/2 के। जो बेसिक फार्मूला इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जो अर्ध आयु का मान होता है वो a/2 के होता है। k क्या है, k कांस्टेंट होता है, और a क्या है भैया, a वो वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग में, जैसे हम कहें 10 ग्राम मात्रा है और बाद में रह गई 5 ग्राम, तो ये जो एक जो पहले मात्रा है वो कितनी होगी, a होगी, जो खर्च हो जाएगी वो x होगी, जो बचेगी वो a माइनस x से लिख देंगे भाई, ठीक है। तो a वो मात्रा है जो स्टार्टिंग में थी, k कांस्टेंट है भाई, तो इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु की वैल्यू होती है a/2 के, आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है भैया टी हाफ बराबर, समझो इसे ऊपर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है टी हाफ बराबर 0.693 अपान में k भाई, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है 0.693 अपान में k भाई, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है k बराबर 1/a इंटू में टी हाफ भाई, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्डर्स के लिए जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग होगी भाई, ठीक है, कि किसका कितना वेग है, कितना रोल है, उस हिसाब से हाफ लाइफ की वैल्यू को निर्धारित करते हैं। किसी रिएक्शन में पूर्ण होने में लगे एवरेज टाइम को, भैया देखो जब बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं तो जैसे हम कहते हैं यूपी बोर्ड में कितना बच्चा फेल हुआ, बोले 10%, 90% पास हो गया। इसका मतलब क्या है, वो 10% एक एवरेज निकाला, 100 ही बच्चे थोड़ी होंगे, लगभग कह सकते हैं कि 100 पे 10, 1000 पे 100, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो एक एवरेज निकाल लेते हैं जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सबको जोड़ दो और जितने हैं उतने से भाग दे दो भाई। तो किसी रिएक्शन में पूर्ण होने में लगे एवरेज टाइम को, जितना औसतन समय लगेगा, मोटा मोटा कह दिया कि भैया इतना टाइम लगेगा। जैसे ये वीडियो अगर हम आपको बताएं तो मोटी मोटी 5-7 मिनट की होगी, इससे ऊपर का ये टॉपिक नहीं है, तो ये हमने एक एवरेज बता दिया भाई, ठीक है। तो किसी रिएक्शन में पूर्ण होने में लगे एवरेज टाइम को इसकी एवरेज लाइफ कह देंगे। एवरेज लाइफ क्या होती है, देखो हाफ लाइफ क्या होती है, अर्ध आयु, आधा खर्च होने में जितना टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ कहलाएगा। ऐसे ही भैया रिएक्शन पूर्ण होने में, जो पूरी रिएक्शन होने में जो एवरेज टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे, एवरेज लाइफ कहेंगे, या फिर मीन लाइफ हम लोग कह देते हैं, ठीक है। इसे काहे से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किसी रिएक्शन की एवरेज लाइफ उसके डिके कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी आपको दिखाया कि भैया जैसे k क्या होता है, हमने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या थी, k बराबर 2.303/t log a/a माइनस x। इसमें k क्या होता है, k डिके कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर के लिए k बराबर क्या होता है, x/t, k क्या होता है, डिके कांस्टेंट होता है। तो जो डिके कांस्टेंट k होता है हर ऑर्डर के लिए, उसका उल्टा कर दो, डिके कांस्टेंट का अगर उल्टा कर दोगे तो वो कहलाएगा टाउ। टाउ j सीधा होता है, टाउ उल्टा होता है। टाउ को हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये औसत आयु इस तरीके से निकाली जाती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाउ और टी हाफ में रिलेशन होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, और उसकी एवरेज लाइफ यानी टाउ में क्या रिलेशन होता है, तो 1.44 से गुणा करनी पड़ती है। ये 1.44 गुणा होता है। कैसे होता है ये भी बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया टाउ क्या होता है, 1/k के बराबर होता है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमने आपको बताया k की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 अपान में टी हाफ। तो टी हाफ तो चला जाएगा ऊपर, और 1/0.693 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.44, और टी हाफ चला जाएगा ऊपर, यानी टाउ बराबर आ जाएगा 1.44 इंटू टी। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। ऑर्डर क्या होता है भाई, किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम कहें कि भैया a + b गिव्स c + d, सर जी कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो a और b दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। और जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे भाई, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी। और अगर ये दोनों वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। एक ही आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये सब पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर आप प्लेलिस्ट लाइन से देख रहे हो। यानी ओवरऑल बात करें तो जितने लोग रिएक्शन के वेग को निर्धारित करते हैं कि भैया इस पे ही डिपेंड करेगा तभी क्रिया चलेगी भाई, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में मम्मी है पापा है, दोनों लोग काम करते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक है। एक केवल मम्मी काम करती हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई काम नहीं करता आप जैसे तैसे जिंदगी जाते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई। यानी ओवरऑल
बात करें तो जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे तो 3 तरीके हैं। पहला तरीके और भी हैं, हम लोग आज 3 पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड भाई, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का मतलब इसमें ग्राफ बना के देखेंगे, अगर वैसा ग्राफ आ जाता है इसका मतलब वो उस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। हमने क्या लिखा एक्सपेरिमेंट से ए क्या है, ए वो वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं। मान लिया हमारे पास कैपिटल ए है, इसकी मात्रा कितनी है ए से हमने बी बनाया, मान लिया खर्चा हो गया एक्स, तो कितना बचेगा ए माइनस एक्स। यानी ए वो वैल्यू है, ध्यान से समझिए, ए वो वैल्यू है जो स्टार्टिंग में मेरे पास थी, ठीक। एक्स वो वैल्यू है जो खर्च हो गई, बची कितनी भाई ए माइनस एक्स बची। इसमें टाइम कितना लगा, स्मॉल टी का टाइम लगा। की वैल्यूज को नोट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, कितना टाइम लगा, कितना खर्च हो गई, कितना बचा, इन सब चीजों को हम नोट कर लेते हैं। इनके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ इन द सेंस क्या मतलब होता है कि 2 चीजें हैं मेरे पास, मान लिया इतना टाइम लगा तो टी यहां लिख लेंगे, इतनी मात्रा लगी तो मात्रा यहां लिख देंगे, दोनों की रीडिंग्स निकालेंगे और दोनों के बीच में ग्राफ हम लोग खींच देंगे। तो यानी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले कितनी मात्रा है, कितनी खर्च हुई, कितनी बची, कितना टाइम लगा, इन सारी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उनके बीच में ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचेंगे समझो। हम आपको सारी रिएक्शंस पढ़ा चुके हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करें तो जब इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो याद करो बीच में ये वाली लाइन आई थी। सर जी हमने तो नहीं देखी, देखी होगी भाई, जब अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपने देखी होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग log a को इधर ले आए थे, फिर log m माइनस log n लगाया था, फिर इसे सॉल्व किया था और आखिरी में प्रूवमेंट आया था k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसे प्रूव करते समय बीच का एक स्टेप यहां पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। इसकी तुलना हम करेंगे y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी क्या है, ये भैया सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई, ठीक। इसमें y क्या है, इसमें m क्या है, m स्लोप होता है, ठीक है। इसमें c क्या है, c इंटरसेप्ट होता है यानी कहां पे काटेगा। जैसे मान लिया ये ग्राफ है भाई, ठीक है, यहां पे काट रहा है तो ये c की वैल्यू हो गई, यहां पे काट रहा है तो ये c की वैल्यू हो गई, ठीक। और k क्या है भाई, स्लोप है कि किस तरीके से, स्लोप का मतलब ऊपर लाइन जाएगी, नीचे लाइन जाएगी, किस तरीके की चीजें चलेंगी। हिंदी में कहें तो स्लोप को ढाल कहते हैं कि ढाल कैसी होगी यार, ऐसी ढाल होगी, ऐसी ढाल होगी, कैसी होगी। अरे घर में कहते नहीं लोग कि छत की ढाल किधर रखोगे, पानी इधर जाएगा इधर, बिल्कुल ढाल ही समझ लो स्लोप को हिंदी में कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने का सीधा तरीका भैया y और t, यानी अगर हम log a माइनस एक्स, ये देखो भैया log a माइनस एक्स है, और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें यानी कितने टाइम में कितना हमारा स्लोप वगैरह खर्च हो रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, तब ऑब्जर्व होने वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझो, यानी जो हमने, मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है वो ये वाली है, ठीक है। इसमें जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू कितनी है, अबे ऐसे ही तो बनाओगे। मान लिया ये x है, ठीक है, ये y है, हम ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हैं, टाइम के बीच में, तो इधर हम टाइम ले लेंगे और इधर हम y ले लेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू इतनी है तो इसके बीच, और हम लोग क्या करेंगे, टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। टाइम के बीच में ग्राफ खींचने के बाद अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसे, समझो भैया, जैसे हमने ग्राफ खींच के दिखाया, देखो भैया जो अभी हमने आपको बताया था फिर से देख लो भाई, बताओ इंटरसेप्ट कितना है log a, स्लोप कितना है माइनस का k। देखो ग्राफ आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बना हुआ है, बताओ इसका इंटरसेप्ट कितना। देखो यहां से लाइन हमने काटी है तो ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, log a हो गया। ग्राफ किसके बीच में, log a माइनस एक्स, कहां से उठा ला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए y की वैल्यू है, ठीक है। साथ में ग्राफ किसके साथ में खींचा है, स्मॉल t के साथ में ग्राफ खींचा है, माइनस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू होती तो स्लोप ऊपर की तरफ जाता, स्लोप की वैल्यू माइनस के है यानी कहां आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा माइनस का k। अगर इस तरीके की एक सीधी लाइन, अब सीधी लाइन क्या मतलब क्या, यहां पर तो हम इक्वेशन लेके चलना है ना, जब कभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें a की वैल्यू पता होगी। मान लिया a की वैल्यू 10 ग्राम है, खर्चा हो गया कुछ, मान लिया x की वैल्यू जो है वो 5 ग्राम है, तो हमें वैल्यूज पता होंगी। जब हमें वैल्यूज पता होंगी तो अगर वो वैल्यूज को रख के पुट करके जो ग्राफ आ रहा है उसकी वैल्यू इस तरीके से आ रही, ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, निगेटिव टाइप का जो स्लोप है वो मिल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है, लाइन आ रही है, तब हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर जी अगर फर्स्ट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑर्डर होगी तो उसकी इक्वेशन ले लेंगे। जैसे सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है इक्वेशन, 1 अपॉन a माइनस एक्स। समझो सेकंड ऑर्डर के लिए 1 अपॉन a माइनस एक्स बराबर kt और 1 अपॉन a होता है। इसकी भी तुलना वैसे ही करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो यहाँ y की जगह पे क्या है, 1 अपॉन a माइनस एक्स है और t के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो m की वैल्यू देखो, स्लोप कितना है यहाँ पे k है,
स्लोप कितना है भैया, k है, क्योंकि x की जगह पे t है ना, तो t के बीच में हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। m की जगह पे क्या है, k है, c की जगह पे क्या है, 1/a है। तो अब की जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, 1/a पे काटेंगे, और k माइनस में नहीं है, k प्लस में है, तो 1/a इंटरसेप्ट पे हमने काट दिया। ये देखो भैया 1/a इंटरसेप्ट पे हमने काट दिया, और माइनस के नहीं है, तो पहले माइनस के था तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, अब की प्लस का के है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरीके से चीजें चलेंगी भाई, ठीक है। तो 1/a माइनस एक्स और t के बीच में हमने ग्राफ खींचा, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। इस तरीके की अगर लाइन आपको मिल जाती, जो भी डेटा आपके पास है, कितनी वैल्यू थी, कितना खर्च हुआ, कितना टाइम लगा, इन सबको बनाने के बाद अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बिल्कुल प्लेन होती, नॉर्मल, k बराबर x/t, कुछ खास है नहीं, तो हम ग्राफ किसके बीच में खींच लेंगे भैया, x और t के बीच में ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। जब कोई वैल्यू ही नहीं है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, प्लस में कुछ चल रहा है नहीं, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां काटेंगे, कहीं नहीं काटेंगे, तो यहां जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर जीरो से, ये k के लिए भैया, ठीक है, अगर जीरो से वैल्यू हमें मिल रही है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। ओवरऑल बात करें तो भैया ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड ये होता है कि हमने क्या किया, उस इक्वेशन को उठाया। समझो भाई, डिटेल में समझा रहा है, बहुत बढ़िया क्लासेस ये आपको मिलने वाले हैं, डेली 7 बजे मिलेंगे भैया, ठीक है। मतलब कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाएगा, वो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। कल वाली वीडियो पे आपने कितना प्यार दिया, आपने कहा सर हम आपके साथ हैं, दोबारा से फीलिंग आएगी, चलो उठते हैं, बनाते हैं, और अंधाधुंधा सुबह से मचे हुए हैं। आज आपने देखा होगा 5 बजे भी क्लास आया, 7 बजे भी आया, अभी एक अगला क्लास इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, अंधाधुंध बना रहे हैं बैठे हुए। तो अगर आप ऐसे ही प्यार दोगे ना, माहौल बना देंगे भैया। तो अब जरा समझो इस ग्राफिकल मेथड में क्या है। ग्राफिकल मेथड में अपने पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ग्राफ खींच लिया, और फिर हम तुलना करेंगे कि भैया जो जो मात्रा तुम दे रहे हो, देखें यार, रिएक्शन करा के देखें, अगर इतने टाइम में ये, इतने टाइम में उसका ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ इससे मैच कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मिला के देखेंगे, और इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कॉपी पे भी कैलकुलेट कर पाएंगे भैया, ठीक है। दूसरा होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हाफ लाइफ मेथड। समझो, हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा टाइम कट गया। लोग कहते हैं आधी कट गई और आधी रह गई। मान लिया कोई, जैसे हम लोग बचपन में घड़ी लेके आया करते थे, ठीक, उस घड़ी में रेडियम लगा होता था, थोड़े दिन बाद घड़ी चमकती थी, फिर धीरे धीरे करके खराब होने लगती थी, यानी उसका एक हाफ लाइफ है, उसकी एक एज है टोटल। उसका जब आधा मात्रा खर्च हो जाएगी तो उसे हाफ लाइफ कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेथड में वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें सब्सटेंस की इनिशियल वैल्यू आधी रह जाती है। सरल भाषा में समझो, हाफ लाइफ मेथड है, तो सबसे पहले जो सब्सटेंस मेरे पास है, हम उसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करेंगे भैया। क्या करेंगे, हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस डेटा के आधार पर ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है, इसमें हाफ लाइफ जो है वो ए की वैल्यू पर, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर जो हाफ लाइफ आपने निकाला है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी स्मॉल ए की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, यही लिखा है, से फ्री हो, तब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। अगर डिपेंड कर रहा है, यदि हाफ लाइफ जो ए की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, काहे के, टी हाफ के। समझो भैया, ये जो टी हाफ की वैल्यू है अर्ध आयु के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे फ्री है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। इस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किस पर डिपेंड कर, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यानी ओवरऑल अगर इस मेथड को शॉर्ट में समझें तो हम आपको क्या बताएं, मेन आपका ग्राफिकल मेथड ही है। इस मेथड को अगर हम शॉर्ट में समझें तो इस मेथड में कहना यह है, सबसे पहले हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लो, फिर देखो कि यार इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्योंकि उसकी इक्वेशन हमें मालूम है, ठीक है। ऐसे ही चेक करो यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे अलग अलग इक्वेशंस हैं, उन्हें हम लोग ट्राई कर सकते हैं और हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा इंटीग्रेशन मेथड होता है, आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। हमने आपको सारे डेरिवेशन कराए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन ये होती है, k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो कुछ नहीं करना है, आपको a की वैल्यू निकाल लेनी है, t की x की वैल्यू निकाल लेनी है अलग अलग समय पर। t की वैल्यू मान लिया 5 मिनट है तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर 10 मिनट बाद कैलकुलेट कर लो, और इसमें मान रख के देखो, अगर k की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, वही बार बार आ रही है, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है भाई। तो अगर k की वैल्यू अलग अलग रखने पर, क्योंकि भाई जब 5 मिनट ये होगा, टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, तो यानी अगर रेशियो वही आ रहा है जिस इक्वेशन में फिट हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, जिसमें भी हो रहा है, तो वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने क्या
बताया आपको, इस मेथड में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की निश्चित मात्राएं कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी रिएक्शन करने वाले उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद, नियमित समय के अंतर के बाद रिएक्शन के मिश्रण की एनालिसिस कर लेते हैं, जो भी रिएक्शन हो रही है उससे सबस्ट्रेट की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। इन डेटा को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में इक्वेशन में रख देते हैं। जिस इक्वेशन में K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है वो उसी रिएक्शन की ऑर्डर होती है। यानी A निकाल लो, A तो पता ही होगा स्टार्टिंग मात्रा है, कितनी खर्च हो गई X निकाल लो, अलग अलग टाइम पे 5 मिनट में कितनी खर्च हुई, 10 मिनट में कितनी खर्च हुई, तो अलग अलग डेटा निकाल लो, इक्वेशन में रख दो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ये होती है K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X। सेकंड ऑर्डर की होती है K बराबर 1 अपॉन T A अपॉन A माइनस X। थर्ड ऑर्डर की होती है K बराबर 1 अपॉन 2T X 2A माइनस X A स्क्वायर A माइनस X। थर्ड ऑर्डर प्रूवमेंट में नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने यहाँ पे इसलिए लिख के दिखा दिया, पेपर में जरूरी नहीं आप ये तीसरा भी लिखो, केवल 2 लिख के दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ओवरऑल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इक्वेशंस हैं उनमें मान रख रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं। जब आप इनमें मान रखोगे, अगर बार बार K की वैल्यू फिक्स्ड आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, यानी वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। वो 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक बात याद रखना, कहने के लिए 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर हैं, लेकिन केवल एक फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर की रिएक्शन पेपर में बहुत आती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं भाई, ठीक है। तो 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखो भाई, सबसे पहले एक इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे 3 नंबर में शॉर्ट में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा जरा देखो, कि आपको दे दिया, मान लिया रेट दे दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो रेट है वो K A की पावर 2/3 है और B की पावर 1/3 है। तो मेरे भाई हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखा चुके हैं। रेट निकलता है कैसे, रिएक्टेंट कितने हैं भाई, ठीक है। तो ये A क्या है, एक रिएक्टेंट है, क्रिया कर रहा होगा। B क्या है, एक रिएक्टेंट है, क्रिया कर रहा होगा। A की कितनी पावर 2/3, B की कितनी पावर 1/3। तो इस तरीके से रेट को निकाला गया, यानी जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा आपको वेरी शॉर्ट के अंदर आ जाए, 3 नंबर सवाल, कुछ नहीं करना है, आपको जो रिएक्टेंट की पावर है उन्हें जोड़ देना है। तो हमने क्या लिखा, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है 2/3, n की वैल्यू कितनी है 1/3, 2 और 1 कितना हो गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1। मेरे भाई जो आपको बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें रिसर्च के साथ में लेके आते हैं, हम देखते रहते हैं, लगातार नजर रहती है पेपरों के ऊपर कि कौन सा न्यूमेरिकल आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। और ये न्यूमेरिकल्स आपने शायद 12th क्लास में भी सीखे हुए होंगे। तो ये जो पहली यूनिट हम लोगों की चल रही है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन्हें आज आपको लगवा रहे हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, रेट की वैल्यू आपको दे रखी होगी, जो भी रिएक्टेंट की पावर दे रखी हो, रिएक्टेंट की पावर दे रखी हो, उन्हें आपको जोड़ देना है और आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगी। पहला तरीका आपको हमने समझा दिया। दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझना भैया, देखो जब भी कभी फर्स्ट ऑर्डर की बात आए तो 2 फार्मूले याद कर लो, आपको 12th से याद है कि अगर उसे केवल हाफ लाइफ के टर्म में 0.693 बटे में T हाफ, ये फार्मूला होता है। अगर अर्ध आयु के टर्म में निकालोगे, अर्ध आयु क्या होती है, कोई सैंपल आप लेके आए, वो आधा खर्च हो गया, आधा बच गया। मान लिया रेडियम वाली आप घड़ी लेके आते हो, थोड़े दिन बाद घड़ी चमकना बंद हो जाती है, इसका मतलब क्या, उसकी आधी आयु कट गई या पूरी कट गई, तो वो कतई नहीं चमक रही, खत्म हो गई भाई। तो अर्ध आयु हाफ लाइफ का मतलब होता है आधी कट गई, आधी रह गई भाई, सीधी सी बात है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, यहां लिखे जरा फर्स्ट ऑर्डर K बराबर 0.693/T हाफ, 12th क्लास में आपको सिखाया गया और इसकी पूरी इक्वेशन हम आपको प्रूव करवा चुके हैं। क्या होती है, K बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस X, ये होती है मेरे भाई इक्वेशन। बात आपको समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है ये समझो भाई। देखो सबसे पहले आपसे क्या कर रखा है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, यानी आधी कंप्लीट हो जाती है कितनी देर में भैया, 16 मिनट में। अब 16 मिनट में आधी कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, सीधे सीधे T हाफ दे रखा है। T हाफ का मतलब इसकी अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ दे रखी है। तो हम पहला फार्मूला लगाएंगे, K बराबर 0.693/T हाफ लगाएंगे, यहां से मान रखेंगे, हल करेंगे तो अपने पास K का मान निकल आएगा भाई, सीधी सी बात। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट दैट फ्रैक्शन, वो टुकड़ा निकालो ऑफ द रिएक्शन विच रिएक्ट्स इन 32 मिनट्स, यानी 32 मिनट में क्या हाल होने वाला है इस रिएक्शन का, वो आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था जितनी पहले मात्रा है उसे A कहते हैं, जितनी खर्चा हो गई उसे X कहते हैं, बची हुई को A माइनस X कहते हैं। ऐसे ही तो चलता है भाई।
तो सरल भाषा में पहले वाली मात्रा a है, खर्चा होने के बाद a माइनस एक्स कितनी बची ये यहां पर निकालनी, वो टुकड़ा निकालना है जो बचा है 32 मिनट के बाद। तो k हमने यहां से निकाल लिया पहली कंडीशन से। फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाया, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। k का मान मेरे पास पहले से है 2.303 रख दिया, 32 मिनट में पूछ रहा तो 32 रख दिया, log रख दिया a अपॉन a माइनस एक्स रख दिया। 32 को इधर लेके आएंगे, 2.303 को नीचे लेके आएंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 0.6020। हमने बैठ के कैलकुलेशन कर ली है, आप भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे इधर लाएंगे और इसे बट्टे में लाएंगे, इसकी गुणा इसे हल करेंगे तो आएगा 0.6020 और 0.6020 लगभग log 4 का मान होता है भाई, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, log a अपॉन a माइनस एक्स। log से log हट गया, सरल भाषा में एंटी log करके हटता है, काट के नहीं दिखाना, log से log हटा दिया सरल भाषा में। तो a अपॉन a माइनस एक्स बराबर कितना बच गया, 4, यानी a माइनस एक्स 4 नीचे आ जाएगा, यानी a माइनस एक्स का मान कितना आ गया, a अपॉन 4। बात समझ में आ गई। यानी पहले मात्रा कितनी थी a, 32 मिनट के बाद कितनी, a माइनस एक्स का मतलब क्या यार, पहले थी a, खर्चा हो गई x, तो बची कितनी a माइनस एक्स, यानी बची हुई मात्रा पहले की मात्रा की 1/4 रह गई है, यानी 75% खर्च हो गई है, 1/4 रह गई है। इस तरीके से फ्रैक्शन पूछ रहा है। हालांकि ये सवाल कम आते हैं, ज्यादातर आपको वैल्यू दे रखी होगी तो हल हो जाएगा बहुत आराम से। मान लिया a का मान 10 ग्राम दे रखा होता, ये 100 ग्राम दे रखा होता, तो 4 से भाग हो जाता, 25 ग्राम आंसर आ जाता बचा हो। जैसे एक सवाल आपको दिखाते हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला है भैया ये, सेकंड के लिए अलग इक्वेशन है, थर्ड के लिए अलग, सब कुछ आपको प्रूव करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहली बार अगर देख रहे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करो, लाइन से देख डालो भैया, ये जो पूरा बैच आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन कंटेंट है भाई, ठीक है। तो अब आपने जो लोग पहले दिन से देख रहे हैं उन्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k यानी क्या, रेट कांस्टेंट दे रखा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है तो हाफ लाइफ के लिए सीधे फार्मूला लगाएंगे, k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। k की वैल्यू दे रखी है, इसे काटेंगे पीटेंगे हल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी हाफ लाइफ निकालनी होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। और अगर और कोई वैल्यू दे रखी है 60%, 70%, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, तब हम पूरी जो इसकी इक्वेशन है उसे हल करेंगे भाई, ठीक है। वो फार्मूला कहां से आता है, वो भी इसी को हल करने पे आता है यार। ले यहीं दिखाए हमने, तुम्हें दे रहा हूं उसे हल करके। यहां देखो, यहां जब कभी भी समय आधा हो जाता है ऐसे करके तो मात्रा भी आधी हो जाती है, a/2, a से कट जाता है, log 2 ऊपर जाता है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, इससे गुणा करते हैं तो 0.693 आ जाता है, जो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्ध आयु के लिए इसी फार्मूले को हल करते हैं और फार्मूला बन जाता है k बराबर 0.693 अपॉन में t हाफ बाई, ठीक है। अब एक सवाल देखो, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीटेड। अब भैया अगर हाफ लाइफ होता तो डायरेक्ट छोटा वाला फार्मूला लगा लेते, लेकिन ये 90% है, तो 90% कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स, यानी t की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50 मिनट, 90% पूरी हो जाती है। हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ, अर्ध आयु आपको निकालनी है। तो यानी कंडीशन आपको दे रखी है, जुगाड़ के निकालने की जुगाड़ दे रखी है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, फार्मूला लगा दिया। के नहीं मालूम है, 2.303 रख दिया, टी का मान 50 रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि भैया 50 मिनट में, जो देखो 50 मिनट में 90% पूरी हो जाती है। टी का मान 50 रख दिया, लॉग रख दिया, कैपिटल ए का मान 100 रख दिया। कैपिटल ए का मान कितना रख दिया, 100। सर जी कैसे रख दिया, अबे 90% पूरी हो जाती है। आज 50% लोग आए तो कितने नहीं आए, 50 नहीं आए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसे कितना मानते हैं, 100 मान के चलते हैं भाई। आज 70% लोग आए तो कितने नहीं आए, 30 नहीं आए, तो 100 टोटल है ना। तो मान ले रहे ए मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी मान ली हमने, 100 रही होगी। ए कितनी है, 100। खर्चा हो गई x, तो खर्चा कितनी, 90% पूरी हो गई रिएक्शन, तो 90 भैया x का मान हो गया। 100 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाए भैया, 10 से काटोगे, यहां देखो 10 से काटोगे 0 कट जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसे छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 2.303 बचेगा, बटे में 50 बटेगा। इसे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा k बराबर 4.606 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ये मान काहे का आ गया भाई, k का मान आ गया। ठीक है सर जी, जब k निकल आया, ये आपसे कह रहा हाफ लाइफ निकालो। हाफ लाइफ निकालने के लिए फार्मूला क्या हो गया, छोटा फार्मूला k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। यहां पे k का हमने मान रख दिया और आंसर आ गया भाई 15 मिनट। ठीक है, तो आज इस पूरे क्लास में अपने आपको क्या सिखाने की कोशिश करिए। देखो भाई, जब भी कभी इस यूनिट से न्यूमेरिकल आएगा तो या तो फर्स्ट ऑर्डर वाला न्यूमेरिकल आएगा, या तो डायरेक्ट हाफ लाइफ आपसे पूछेगा, या फिर आपसे कहेगा k की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो। कंडीशनल होगा सवाल कि एक कंडीशन दे रखी, उससे k निकाल लिया तो टी हाफ पूछ लिया, टी हाफ निकाल लिया तो k पूछ लिया। इस तरीके की कंडीशन वाला सवाल आपके पास होगा और आप उसे लगा के कैलकुलेट कर लोगे। या फिर
इसी में सवाल आएगा कि भैया आपसे कह देगा डायरेक्ट, वेरी शॉर्ट है, आपसे कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, आपको जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पावर दे रखी होगी उसे आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती थी बताओ भैया, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या जो वेग को निर्धारित करे, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, जिस पे वेलोसिटी, जो वेलोसिटी को निर्धारित करे, उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को गिन लेंगे क्योंकि इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। 2/3 1/3 यहां पे था तो ये जोड़ा, कुछ और पावर दे रखी होगी वो जोड़ देंगे, सीधा सिस्टम, उतने ही ऑर्डर की वो रिएक्शन हो जाएगी। अगर केवल के दे रखा होता, साथ में कुछ ना दे रखा होता, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत